हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब हमारा ये टॉपिक क्या है इस वीडियो का, तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। किसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे? तो कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 का। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। चूंकि इसके हमने सारे पार्ट कवर कर लिए थे, उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे कंप्लीट चैप्टर के बारे में, कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। हमारा जो चैप्टर है, जिसको आप भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के नाम तो जानते हैं। क्षेत्रक का मतलब कि जो सेक्टर्स होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। खास तौर पर हम 3 क्षेत्रक पर बात करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर। तो इन 3 क्षेत्रक को लेकर ही हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है जो हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो हम इस अध्याय के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक, इसके बाद फिर आएगा 3 क्षेत्रकों की तुलना, कंपेयरिंग ऑफ द 3 सेक्टर्स, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर्स। फिर भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। भारत में इन तीनों का क्या योगदान है, डाटा के रूप में देखेंगे। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो कहाँ नौकरी लग रही है, किस सेक्टर में ज्यादा लग रही है, ये बात भी हमें करनी है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा ना, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम अतिरिक्त रोजगार को बढ़ाएंगे। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन है ना, तो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, इसके बारे में बात करनी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, तो उनके संरक्षण के ऊपर भी हमें बात करनी है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, मतलब हम मालिकाना आधार पर कौन मालिक होगा, तो सार्वजनिक और निजी है ना, सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप पर बात करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को हमें देखना है कौन क्या होते हैं, किसमें लाभ की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लास्ट में हम समिंग अप करेंगे, समरी को देखेंगे, सारांश देखेंगे, और ये टॉपिक हम यहाँ इतने कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने, और स्टार्ट करते हैं आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब आर्थिक कार्य क्या कहलाते हैं अगर हम बात करेंगे, तो भाई कार्य पर अगर हम गए तो किसको कार्य कहेंगे। कार्य की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कार्य क्या कहलाएगा, तो कार्य का मतलब हो जाता है क्या, काम का मतलब जो कुछ किया जाए। काम तो समझते ना, वर्क क्या है, मतलब जो कुछ हम करते हैं। और यहां पर कौन सा काम है, आर्थिक काम के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्थिक मतलब कैसा हो जाएगा अगर इसमें आर्थिक जोड़ देंगे। ये काम मतलब कार्य क्या होगा, काम करना, और आर्थिक मतलब क्या होगा, पैसा या रुपया, पैसा या ऐसा काम करना जो पैसा या रुपया से संबंधित है, या पैसा रुपया बनाता है, या पैसा रुपया कमाता है, वो सब क्या कहलाएगा, उस सबको हम आर्थिक कार्य कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर कि आप लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लोगों को आपके आसपास जो लोग हैं उनको देखेंगे तो पाएंगे वो अलग अलग काम कर रहे हैं। अब सभी काम को हम आर्थिक गतिविधि क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि सोसाइटी है हमारी, ये हमारा समाज है, और इसमें हम आसपास सभी लोगों को देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर चाट वाला चाट का ठेला लगाता है, यहाँ पर हमने देखा दूध वाले को, फिर हमने देखा सब्जी वाले को, फिर हमने देखा अपने आसपास जो है वो किराना वाला जो दुकान रखी होती है, ठीक है। फिर हमने एक देखा सरकारी नौकरी वाले को, फिर एक व्यक्ति देखा जिसकी फैक्ट्री है, कारखाना है, और एक व्यक्ति देखा जिसका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, या हम कहें टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, जो गाड़ियां चलवाता है। अब इनमें से ये बताओ कि ये लोग काम क्यों कर रहे हैं। चाट वाला चाट खिलाता है तो पैसा आता है कि नहीं, रुपया आता है कि नहीं, कुछ फायदा होता होगा थोड़ी। दूध वाला भी रुपया लेता है कि फ्री में देकर जाता है, सब्जी वाला भी आपसे पैसा लेता होगा, किराने वाला भी आपका पैसा लेता होगा। सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति आ रहा है, काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलती होगी, उसको पैसा मिलता होगा।
कारखाने की अगर बात करें तो आप फैक्ट्री के अंदर कुछ चीजें बनाते होंगे तो उससे भी आपको पैसा मिलता होगा। गाड़ियों की अगर आप टूर एंड ट्रेवल चलाते हैं तो भी फायदा लेते होंगे। मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं यहां पर आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रही, कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। इस कारण से हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि। और सबकी गतिविधियां हमें अलग देखने में आती हैं, अलग अलग गतिविधियां आप देखते हैं, तो इसलिए कहा गया है कुछ लोग, सभी लोग अलग अलग आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करती हैं। जैसे आप देखें, ये कारखाने में हो सकता है कि ये कपड़े का कारखाना हो सकता है, प्लास्टिक का कारखाना, तो यहां वस्तुएं बनती हैं। अगर आप देखें सब्जी वाला, दूध वाला, तो ये सेवाएं हैं। सरकारी नौकरी वाला ये सेवा, जो गाड़ी चलवा रहा है वो सेवा। चाट वाला अपना कुछ बना रहा होगा घर में, वो कुछ बना कर ला रहा है फिर बेच रहा है। लेकिन ये आप देखेंगे गाड़ियों वाला, सरकारी नौकरी वाला, ये सब क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और सेवाओं के बदले में कुछ पैसा ले रहे हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, हर समय काम चलता है, नौकरी चलती है, कुछ ना कुछ हर समय होता रहता है। जैसे दो फोटो के उदाहरण हमने लगाए थे, एक में कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है तो ये विनिर्माण का काम हो गया, मतलब कुछ वो तैयार कर रहा है फिर वो बेचेगा। और एक आप देख रहा है दुकान वाले ने दुकान खोली है, कहीं से खरीद कर लाया, कहीं बेच रहा है, तो भी पैसा कमा रहा है। कोई आपका ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको देगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। अब इन गतिविधियों को हम कैसे समझ सकते हैं, ये तो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या वाली बात हो सकती है। कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? समझने का एक तरीका यह है कि आप इनको बांट दो, वर्गीकृत कर दो, अलग अलग चीजों में उनको बांट दो। जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके अलग अलग जो मानदंड होंगे कि भाई इस तरीके से काम किया तो ये अलग कैटेगरी, इस तरीके से काम किया तो अलग कैटेगरी, इस तरीके से काम किया तो अलग कैटेगरी। तो जो आप बांटेंगे तो इन समूहों को क्षेत्रक कहते हैं ना, जिन समूहों में आप बांटेंगे इन समूहों को क्षेत्रक कहते हैं। अंग्रेजी में इनको सेक्टर कहा जाता है। तो ये सेक्टर कहलाएंगे, मतलब अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर या क्षेत्रक हो जाएंगे ना। ये क्यों बांटे गए हैं, ताकि हमको सुविधा हो जाए कि हम समझ सके, हमें पता चल सके कि हम क्या किस में क्या बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं खेती वाले को सेवा में डाल दें, सेवा वाले को निर्माण में डाल दें, तो पता चल सके। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर हम इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं या किया जा सकता है। मुख्य रूप से हम 3 भागों में ही इनको बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के तरीके से बात करेंगे आगे जाकर। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपके क्षेत्रक जो है वो 3 होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को प्राइमरी भी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे एक और नाम दिया गया है कृषि और सहायक, है ना। द्वितीयक को माध्यमिक भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, और इसके साथ साथ आप इसको पाएंगे कि द्वितीयक क्षेत्रक जो है सेकेंडरी भी कहा जाता है और कारखाना या इंडस्ट्री सेक्टर भी कहलाता है। तृतीयक को सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये तीनों क्षेत्रकों के बारे में हम बात करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक संसाधनों से। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कपास का उत्पादन कर लेना, डेयरी का उत्पादन मतलब दूध, खनिज या अयस्क का उत्पादन कर लेना। ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं। और जो भी चीज प्राकृतिक संसाधन से हम सीधे तौर पर लेंगे वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आई। कोई भी चीज, चाहे फसल है वो प्रकृति से हम डायरेक्ट लेते हैं, चाहे हम दूध है वो प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं क्योंकि जानवर प्रकृति का हिस्सा माना जाएगा, चाहे हम खनिज की बात करें प्रकृति से सीधे लेते हैं। तो जब हम प्रकृति से सीधे कोई चीज प्राप्त करते हैं या प्रकृति के माध्यम से सीधे हम कोई उगाते हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगी। हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो सब क्या होंगे, आपके प्राथमिक क्षेत्रक कहलाएंगे। जैसे खेती हो गई, डेयरी का उत्पाद होगा, या खनिज की कोई क्रियाएं जो जमीन से निकालनी है, खोदना है, खनिज या अयस्क, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल आता है कि इनको प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्यों? इसके पीछे कारण यह है क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, प्राथमिक में अगर हम बात करें कि अगर आप कपड़े की बात करते हैं कि हम बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो ये कपास से हुई है। कपास कैसे पैदा हुआ? प्राथमिक में। प्राथमिक मतलब कैसे? खेती में। अगर हम बात करें कि हमें सोने की चैन पहनना है तो सोने की चैन कैसे, सोना कैसे, जमीन से निकाला है। अगर हम बात करें कि हमको रोटी या कुलछा खाना है, छोले कुलचे खाने हैं, तो ये आटा बना है उसके लिए, या छोले तैयार हुए वो कैसे आए हैं, वो जमीन से आए हैं। तो इनको इसी कारण से ये हर एक दूसरे काम के लिए आधार प्रदान कर रहा है। चाहे आप खाने पीने की चीज देखें, चाहे कोई और दूसरा कारखाना बड़ा देखें, इस कारण से इनको क्या कहते हैं, इसी कारण से इनको प्राथमिक कहा जाता है। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इस कारण से भी इनको प्राथमिक कहते हैं। इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक कहलाता है। साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी इसको कहा जाता है। क्लियर बात? ये कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी ये कहलाता है।
अब बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। प्राथमिक क्षेत्रक हमने देख लिया जिसमें हम प्रकृति से या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वो प्राकृतिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक क्षेत्रक क्या होंगे? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, अन्य तरीकों से उसको बदल देंगे। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है, मतलब कि यहां क्या हो गया, कारखाना आपको लगाना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? आपको कारखाना आपको लगाना पड़ेगा। जब आप कारखाना लगा देंगे तो ही फिर वो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब द्वितीय क्षेत्र में कारखाने लग रहे हैं, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या होगा, जैसे आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये प्रकृति से बनी नहीं आती है, ना शर्ट, ना गाड़ी, ना कुर्सी, ये सब हमको बनानी पड़ती है। जैसे लकड़ी, तो हमने जंगल से लकड़ी ली, तो मतलब लकड़ी मतलब क्या हो गई, वो प्राथमिक थी, फिर कुर्सी बना दी। कार बनानी है तो लोहा हमें लेना पड़ेगा, तो प्राथमिक से हमने ये कार बना दी। तो इसी कारण से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है ना, कि औद्योगिक क्षेत्रक। और ये प्राथमिक के बाद का अगला कदम होता है, जहां पर हम वस्तुओं को बनाते हैं, वस्तुएं निर्मित करते हैं। यहां पर विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अनिवार्य हो जाती है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जहां भी आप बनाने की कोई चीज कर रहे हैं वो सब विनिर्माण के अंतर्गत आएगी, उसको द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत डालेंगे। जैसे आप देखें, कपास हो गया तो कपास से सूत हो गया और सूत से हमने कपड़ा बना दिया। अब आप देखें, कपास से सूत बनाने का चलन है। आपने गांधी जी को देखा होगा, तो गांधी जी भी क्या करते थे, सूत काटा करते थे। आपने गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा होगा। चरखा में क्या करते थे, वो कपास से क्या करते थे, कपास से वो सूत बना दिया करते थे और सूत से कपड़ा बना दिया करते थे। वही कपड़ा फिर वो पहन लिया करते थे। तो ये घर में हो रहा है तब भी उसको विनिर्माण कहा जाएगा। जैसे गन्ना देखें, गन्ने का रस निकालकर हम गुड़ बनाते हैं घर पर, और शक्कर बनाना तो फैक्ट्री में बेच देते हैं। मिट्टी से हम ईंट या भवन निर्माण या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सब कुछ क्या होगा, विनिर्माण के अंतर्गत आता है, जहां पर भी कारखाना होगा, जहां पर भी कोई चीज बनाते होंगे। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्लियर बात? अब अगला आता है जिसको आप कहेंगे तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी किस्म भी है, तीसरा प्रकार भी है, जिसको आप तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। या वो तीसरे किस्म की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तीसरे क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं, जो दो और आपने क्षेत्रक देखे हैं, इन क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं, उनको सहायता देती हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं। तो उनमें ये मदद करती हैं कि भाई, मदद का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो आपको जुताई कर रहे हैं, ट्रैक्टर मतलब क्या होगा, ट्रैक्टर सेवा दे रहा है, किसी का भाड़े पर ले लिया तो वो तृतीयक हो गया। द्वितीयक में मान लो हमें कहीं जाना आना है, कुछ हमें बनाना है, कोई हमारी मशीन खराब हो गई है तो कोई मैकेनिक आएगा, वो सेवा देगा, तो क्या करेगा, विकास में मदद करती है। इस क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, हम किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करते। उदाहरण के तौर पर आप देखें, ट्रक और ट्रेनों को आप देखते हैं तो ये परिवहन का पार्ट हो जाएगा। परिवहन में आप क्या करते हैं, ट्रक में सामान डाला, दूसरी जगह उतार दिया, कुछ बनाते हैं क्या, नहीं। गोदाम देखेंगे, वस्तुएं रख दी, वस्तुएं निकाल ली। टेलीफोन आप देखें, बातचीत हमने कर ली। इसके अलावा बैंक देखें आप, तो पैसों के लिए हम बैंक का भी उपयोग करते हैं, कर्जा लेने या जमा करने के लिए हम बैंक का भी उपयोग करते हैं। तो ये तीन क्षेत्रकों पर हमने बात की। ये हमारा तीसरा क्षेत्रक था जिसमें हम सेवाएं प्रदान यहां पर कर रहे थे। क्लियर बात? अब देखो, सेवा क्षेत्रक जो है, हमने बात करी सेवा क्षेत्रक क्या है, जो सेवाएं प्रदान करता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं है। कई सारी ऐसी सेवाएं हैं, जैसे शिक्षक आप देखेंगे, डॉक्टर आप देखेंगे, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये क्या है, कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, या वस्तु के उत्पादन में ये सेवाएं सहायक नहीं होती, कोई भी नहीं। शिक्षक के पास जाएंगे तो आपको पढ़ा देगा, डॉक्टर के पास जाएंगे आपको ठीक कर देगा, धोबी के पास कपड़े ले जाएंगे, नाई आपको अच्छा कर देगा, मोची आपके जूते अच्छे कर देगा, वकील आपको केस से बचा लेगा। मतलब क्या होगा, आपको 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 पढ़ा देगा, आपको सुधार देगा, आपके कपड़े धो देगा, आपके बाल काट देगा, आपके जूते बना देगा और आपको केस से बचा लेगा। मतलब आपको आपको मतलब क्या होगा, व्यक्तिगत। तो ये क्या हो गई, व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध होती हैं। कई सेवा क्षेत्र में कई सारी सेवाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, व्यक्तिगत तरीके से सेवाएं आपको मिलती हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं हैं जिनका बड़ा तेजी से चलन आया है, जिसको आप आईटी सेक्टर भी कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, अपने घर के आसपास आईटी में जॉब करता है, बोले आईटी में तो बहुत पैसा है, ऐसी कुछ बातें चलती रहती होंगी, सुना होगा। ये कॉमन सी बात है अभी भारत में कि आईटी की बात होती रहती है। तो ऐसा आईटी सेक्टर से कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं हैं। जैसे आईटी का जो उपयोग है वो बिना इंटरनेट के नहीं होगा, तो इंटरनेट कैफे की आप बात करें, एटीएम बात करें, कॉल सेंटर बात करें, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आप देखें, वो सब आईटी का पार्ट हो जाती हैं, जिसमें हम सिस्टम का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, या कंप्यूटर आधारित कोई सेवाएं होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, आपकी आईटी का पार्ट हो जाती हैं।
आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपने 3 क्षेत्रकों पर हमने बात कर ली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक का क्या काम है, द्वितीयक का क्या काम है, तृतीयक का काम है। काम तो हम जानते हैं। प्राथमिक का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर कृषि और उससे सहायक उत्पाद पैदा होंगे, इसके अलावा खनिज और अयस्क निकाले जाएंगे, अर्थात जहां पर हम प्रकृति का सीधे तौर पर उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाते हैं। जैसे कृषि उत्पाद हो गए, डेयरी उत्पाद हो गए, खनिज हो गए, वन हो गए और मछली पकड़ना हो गया या मछली पालन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर द्वितीय क्षेत्रक की बात करते हैं तो हमने तीर लगाया है ऐसा इस तरह, मतलब यहां से जो सामान निकलता है, यहां का जो उत्पाद होता है वो द्वितीय क्षेत्रक में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। जैसे कृषि उत्पाद कुछ भी निकला, कपास निकला, गेहूं निकला, वो यहां पर फैक्ट्री में गया, कपास से सूत तैयार कर दिया है या गेहूं से आटा तैयार कर दिया, तो वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत क्या होगा, कच्चे माल के रूप में होगा और एक नए उत्पाद के रूप में निकल कर आएगा और कीमत भी बढ़ जाएगी उसकी और बिकेगा भी। इन दोनों क्षेत्रकों को सेवाओं की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि जानवर बीमार हो गया आपका, आप बीमार हो गए तो क्या करें, तो सेवा चाहिए। आपने कोई कृषि का उत्पादन बहुत कर लिया लेकिन वो बेचने के लिए कहीं जाना है बाजार में, तो कैसे जाएंगे, तो ट्रक। तो ये क्या हो गई, तृतीयक क्षेत्रक आपको सेवाएं प्रदान करेगा, द्वितीयक को भी और प्राथमिक को भी। मतलब जितने ये दोनों सेक्टर बढ़ेंगे, प्राथमिक द्वितीयक, उतना ही तृतीयक भी बढ़ेगा और तृतीयक में कई सारी सेवाएं ऐसी हैं वो जो इनसे ज्यादा भी बढ़ती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र क्या कर रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक को सहायता देने का काम करेगा, उनके विकास में सहायक होगा, उनके विकास को सहायता देगा। हमने आर्थिक गतिविधियों को 3 वर्गों में बांटा हुआ था, ये हमने पढ़ लिया है, जानते भी हम। प्राथमिक, पहली, दूसरी और तीसरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हमें पता है, हम सब जान चुके हैं। अब हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और वो क्या चीज बताती है। कुछ खाली स्थान भी आएंगे, हमको भरना पड़ेगा, मतलब इस तरफ क्या प्रदर्शित करेगा वो भरना पड़ेगा। जैसे कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इंकार कर दें तो क्या होगा। इससे क्या होगा, यह द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि द्वितीयक मतलब गन्ना मिल जो है, वो चीनी मिल जो है वो क्या है, द्वितीयक की, लेकिन वो निर्भर किस पर कर रही है, प्राथमिक पर निर्भर कर रही है। अब कल्पना करें, कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा। भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसल की ओर उन्मुख नहीं होगा तो वो दिवालिया हो सकते हैं। कपास की कीमत गिर जाएगी। मतलब कपास जो है, अगर हम कंपनियों को देखें तो कंपनियां जो है वो द्वितीय क्षेत्रक की है और कपास प्राथमिक क्षेत्रक का है। द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। ऐसा नहीं खरीदने पर भारत के प्राथमिक क्षेत्रक पर असर पड़ेगा, उसको नुकसान होगा। साथ ही साथ आयात कर रहे हैं तो इसमें तृतीय क्षेत्रक आपको सहायता प्रदान कर रहा है आपके परिवहन के माध्यम से। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरक, पंप सेट की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसान का लाभ कम हो जाएगा। पंप सेट, बिजली, कीटनाशक ये सब विनिर्माण मतलब द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण है। इनकी कीमत बढ़ने से प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि कृषि पर भी असर पड़ेगा, कृषि में भी लागत अधिक आना स्टार्ट हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में हम देखते हैं, एक और उदाहरण आता है कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टर जो है वो हड़ताल कर दें, है ना, ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया, मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों ने भोजन की कमी, शहरी क्षेत्रों में क्या हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। मतलब ये जो मामला है वो तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है और ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर असर डालेगा, दोनों को प्रभावित करेगा। अब बात करेंगे 3 क्षेत्रकों की तुलना, है ना, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स की। 3 क्षेत्रक मतलब कौन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब क्या, जिसमें हम किसका उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन करते हैं, कृषि और उसके सहायक उत्पाद जो होंगे वो प्राथमिक के अंतर्गत। द्वितीयक में हम कारखाना लगाएंगे, कोई चीज को हम बनाएंगे। प्राथमिक का जो उत्पाद है वो द्वितीयक में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तृतीयक जहां पर सेवाएं देंगे, यहां पर उत्पादन किसी प्रकार का नहीं होगा। विभिन्न उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है या किया है या होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वस्तु और सेवा आ गई तो तीनों को हम लिख लेंगे। इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, इन तीनों क्षेत्रों ने लोगों को रोजगार भी दिया है, उनकी रोजी रोटी या उनकी आय का साधन भी बने हैं। अगला चरण जो हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं।
और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं ना, कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं। अर्थव्यवस्था में अगर हम तीनों को रखेंगे तो कोई एक ऐसा होगा जिसके अंतर्गत ज्यादा बातें हो रही होंगी, जिसमें ज्यादा चीजें हुई होंगी, जिसमें ज्यादा उत्पादन और ज्यादा रोजगार दिया होगा। जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, उनकी तुलना में उनका आकार छोटा होता है, थोड़ी कम होते हैं, वो उतना उत्पादन उतना रोजगार वो दे नहीं पाते, इस कारण से उनको छोटा कहते हैं। और जो रोजगार उत्पादन ज्यादा देते हैं तो उन्हें उस दृष्टि से बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को हम कैसे मापते हैं या कैसे जानते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने सोचा तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई होगी। तो अब ऐसा सोचना नहीं है, हम कुछ तरीके निकालेंगे, कुछ बातें हैं जिनके माध्यम से हम गणना कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या हजारों संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना कर पाएंगे? ये तो असंभव है। तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, ये याद रखना। यह ना केवल बृहद कार्य है और बाकी आश्चर्यचकित भी आप इस काम से, बहुत बड़ा है, कैलकुलेटिव है, बहुत मैथमेटिक्स हमको बहुत लगानी पड़ेगी। हम कारों, कंप्यूटरों, किलों, फर्नीचरों की संख्या, उसका योगफल कैसे निकाल पाएंगे, कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? तो ये सारी सवाल हमारे मन में है। लेकिन अगर आप ऐसी बात करते हैं एक अर्थशास्त्री होकर, एक मैथमेटिशियन होकर, तो कैसे निकाल पाएंगे? ये तो बहुत बेतुकी बात हो जाएगी कि कैसे निकालते ही हैं, निकालते चले आ रहे हैं तो निकालेंगे। इस बड़ी समस्या, जिसको आप बड़ी समस्या कह रहे हैं कि इन सबको जोड़ेंगे कैसे, इनका कीमत कैसे निकालेंगे, इनकी संख्या कैसे रखेंगे, ये बड़ी समस्या का समाधान ये है। समाधान के लिए आपको उसके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था का डॉक्टर होता है अर्थशास्त्री। तो हम किसके पास पहुंचे? अर्थशास्त्रियों के पास पहुंचे और उनको समस्या सुनाई और उन्हें हमको सुई लगाई और एक सुझाव दे दिया। क्या सुझाव बताया इनने? कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज बता दी कि आप क्या क्या गिनोगे, क्या लिखोगे? बोले गन्ना इतना, साबुन की बट्टी इतनी, ये इतना। तो आप क्या करो? बोले इससे अच्छा इसकी कीमत निकाल लो। गन्ने की जो कीमत है वो कीमत आप निकाल लो, फिर कीमत को कैलकुलेट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी आर्थिक वैल्यू क्या है, हमारी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, आर्थिक कीमत क्या है, पता भी चल जाएगा और इतनी मेहनत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप 10,000 किलोग्राम गेहूं 20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तो गेहूं का मूल्य 2 लाख होगा। तो ये क्या कर लिया आप? 2 लाख गेहूं कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। नंग नहीं लिखना है कि 12.5 दर्जन, 15 दर्जन, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। 15 प्रति नारियल की दर से 5 नारियल का मूल्य 75 हो गया। तो ये सब शामिल होगा। तो इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद उसका योगफल प्राप्त कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, उसका टोटल निकाल लेते हैं, है ना, वो टोटल आ जाएगा। अब समस्या ये है कि सावधानी हमको क्या रखनी है इस टोटल के अंदर? तो सावधानी ये रखनी है कि केवल हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करेंगे। यहां पर जो हम कीमत निकाल रहे हैं उसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य होता है, इसके अतिरिक्त नहीं होता है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु का नहीं। मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्किट बनी, तो हर स्तर पर हम गेहूं के मूल्य की कीमत, गेहूं को नहीं काउंट करेंगे, हम अंतिम उत्पादित वस्तुओं को काउंट करेंगे, उसकी कीमत निकालेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो पुरानी चीजें हैं, जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी कीमत आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, किसान है, किसान गेहूं उगाता है, गेहूं की कीमत उसने लगाई 20 रुपए प्रति किलोग्राम। इस गेहूं को खरीदा आटा मिल वाले ने और आटा तैयार किया, उसने आटा बनेगा गेहूं मिल के अंदर, और आटा उसने बिस्किट कंपनी वाले को बेचा 25 रुपए किलो में। तो क्या आटा में गेहूं नहीं डला है? तो इसमें गेहूं से जब आटा बना तो इसमें आटे की कीमत में गेहूं शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इसमें 20 रुपए किलो जो है वो गेहूं बिल्कुल शामिल है इसके अंतर्गत, और 5 रुपए में 1-2 रुपए आटा बनाने के और 1-2 रुपए उसका फायदा। आटा किसके पास गया? बिस्किट कंपनी ने खरीदा। बिस्किट कंपनी ने खरीदा तो उसको बिस्किट बनानी है तो उसमें आटा था ही, उसने तेल खरीदा, चीनी खरीदी और इसको इसमें ऐड कर दिया। ऐड करके बिस्कुट तैयार किया, बिस्कुट जो बनाया उसने तो 4 पैकेट बिस्कुट बनाए और 4 पैकेट बिस्कुट की कीमत उसने रखी 80 रुपए, मतलब 20 रुपए प्रति पैकेट। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने प्रत्येक चरण में, है ना, प्रत्येक चरण में हमने अलग अलग चीज की बात नहीं करी। आप देख पा रहे हैं कि बिस्किट की पैकेट, वही 1 किलो गेहूं जो था वो 1 किलो गेहूं से 4 बिस्किट के पैकेट बने। 1 किलो गेहूं 20 रुपए का बिक रहा था और बिस्किट के पैकेट 80 के बिक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें 60 रुपए का अंतर है, मतलब कि इसमें आटा बनने की प्रक्रिया शामिल है, इसमें तेल और चीनी के भाव भी शामिल है, मतलब उनकी भी कीमत शामिल है। तो इसमें सभी को शामिल कर लिया गया। मतलब हम क्या करेंगे कि अंतिम उत्पाद को इसमें काउंट कर लेंगे। अंतिम मतलब ऐसा
ऐसा नहीं होगा, फैक्ट्री वाला ये नहीं लिखवाएगा, बोले हमने 20 क्विंटल गेहूं खरीदा, फिर 20 क्विंटल आटा हुआ, तो बोले 20 क्विंटल गेहूं खरीदा 20 रुपए किलो के हिसाब से, वो जोड़ लो, आटा हुआ 25 के हिसाब से वो जोड़ लो, फिर हम तेल ले आए, शक्कर ले आए, वो जोड़ लो, फिर हमने बिस्किट बनाई तो उसकी कीमत भी जोड़ लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम अंतिम उत्पाद के मूल्य को इसमें जोड़ते हैं। अब एक सवाल आ गया, सवाल ये आ जाता है कि आप केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों करेंगे, केवल उसको ही क्यों जोड़ते हैं। तो बिस्कुट निर्माण का ही उदाहरण लेते हैं जो हमने पहले लिया था। तो आपने देखा था गेहूं से आटा बना, आटे में चीनी और तेल डाला और उसके बाद बिस्कुट तैयार हो जाता है। तो गेहूं की कीमत 20 रुपए किलो थी और बिस्किट की कीमत 80 रुपए है 1 किलो में। तो आप देखेंगे 60 रुपए का अंतर आ रहा है, मतलब आटे की कीमत उसमें शामिल है, चीनी और तेल की कीमत शामिल है। तो इस कारण से इन तीनों चीजों को, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, जो अंतिम उत्पाद बनाने में सहायक होती हैं, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। इस कारण से इनको क्या कहते हैं, इनको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। क्लियर बात, आगे चले। अब अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो होता है वो पहले से ही शामिल होता है, उसको हम पहले से ही ऐड कर लेते। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई आटा लिया हमने और बोले मान लीजिए कि बिस्किट बना रहे हैं 1 किलो की, तो अब आप कीमत कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको बिस्किट बनाने में गेहूं लगेगा, फिर गेहूं का आटा होता है, फिर तेल लगेगा, शक्कर लगेगी और इसके बाद फिर बिस्किट बनेंगे। आपसे बोला गया कि आपको कीमत काउंट करनी है। हमने बोला 20 रुपए का गेहूं आ गया, ये 25 के आटे के भाव चल रहे हैं, 15 रुपए का तेल लगा, 20 रुपए की शक्कर लगी और बिस्किट हो गया 80 का। बोले जोड़ दो सब। क्या जोड़ दिया, तो हमने जोड़ दिया कि 2 2 4 मतलब 45, 50, 60, 70, 80 और 80 160 मतलब कितना हो गया। तो अब जब आप बात कर रहे हैं यहां पर बिस्किट में, तो इसमें आप देखेंगे गेहूं जो है तो आटे के अंदर ये शामिल है अपने आप। अब जब बिस्किट तैयार हुई है तो उसमें इनकी कीमत सबकी शामिल कर दी गई है, तो आप देख पा रहे हैं इसी कारण से 80 आ पा रही है, तो पहले से ही शामिल होती है। जैसे आप बिस्कुट को देखें तो बिस्कुट का मूल्य 80 है, इसमें आटा पहले से शामिल है। इसी प्रकार दूसरी और मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल किया गया है, उनके भाव भी इसमें शामिल है। गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सही आंकलन नहीं कर पाएंगे, सही डेटा आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, जैसे हम देखें कि हम ऐसी एक वस्तु के मूल्य की गणना, इसमें क्या होगा कि एक वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं था, इसकी कीमत आपने 20 रुपए किलो, अब आटा बना तो इसमें फिर आपने गेहूं से ही बनेगा ना आटा, तो आपने फिर गेहूं को शामिल कर लिया, मतलब गेहूं इसमें फिर शामिल। बिस्किट है तो फिर इसमें आपका क्या हो गया, गेहूं शामिल हो गया और बिस्किट शामिल हो गई। तो क्या ये सही है कि आपने इस गेहूं का उपयोग तीन बार कर लिया? क्या नहीं, एक बार ही तो किया, आटा बना, और आटे का एक बार उपयोग किया, बिस्किट बना, और उसकी कीमत आप ले चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं गेहूं से जब आटा बन रहा है तो इसमें आटे में गेहूं की कीमत ऑटोमेटिकली शामिल है, और जब आटे से बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें आटा, गेहूं, चीनी और तेल सब कुछ शामिल है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद की कीमत को काउंट करते हैं, अंतिम उत्पाद को शामिल करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मतलब हमें क्या पता चल जाता है कि उस साल का ये कुल, उस क्षेत्रक का ये कुल उत्पादन है। तो अब एक शब्दावली आती है जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया, सभी अंतिम सभी सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य, सभी क्षेत्रकों का, प्राथमिक क्षेत्रक की सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, द्वितीय क्षेत्रक की सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य और तृतीय क्षेत्रक की सभी सेवाओं का अंतिम मूल्य, इसको हम शामिल करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी भी कहते हैं, तो जीडीपी कहेंगे। क्या होती है जीडीपी, तो क्या हो गई, किसी एक देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है उसको जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ये अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल संख्या है उनका मूल्य संबंधी सूचना एकत्रित करते हैं। तब जाकर आप जीडीपी का अनुमान लगा पाते, तब जाकर जीडीपी आपके सामने आ पाती। मतलब जीडीपी में ये काजू के पैकेट, मखाने का पैकेट, लाल मिर्च, ये सूप का, और ये सब कुछ शामिल होता है। हर एक चीज की अंतिम की, मतलब इससे जो अंतिम उत्पाद होगा, जो ग्राहक के लिए तैयार होगा, उपयोग के लिए तैयार होगा, उसकी सबकी कीमत को यहां पर शामिल किया जाएगा। क्लियर बात।
अब बात करेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में हमें बात करनी है, कैसे यहां पर ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अब ऐतिहासिक परिवर्तन का मतलब क्या हो जाता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन क्या कहलाएगा, किसे हम ऐतिहासिक परिवर्तन कहेंगे। और दूसरी चीज आती है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र, तो हमने देखा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और इन तृतीयक तीनों क्षेत्रकों में हम ऐतिहासिक परिवर्तन के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो अब देखें, आपकी सबसे पहली चीज आती है कि अधिकांश विकसित देशों में आप पाएंगे, है ना, कई सारे विकसित देश ऐसे हैं कि वहां पर पाते हैं कि उनका जब विकास हुआ था, विकास की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान ज्यादा था। प्राथमिक क्षेत्रक ही उनकी आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। बात करते हैं कैसे ये महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। तो देखो, तीन क्षेत्रक हमने देखे थे, हम जानते हैं तीनों के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम यहां पर बात करने वाले हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है, कोई भी विकसित देश था उसकी अर्थव्यवस्था या उसके विकसित होने में उनकी आर्थिक क्रिया जो प्रमुख रूप से थी वो प्राथमिक क्षेत्रक ने निभाई है। मतलब आर्थिक सक्रियता की भूमिका जो है वो शुरुआत में, किसी भी देश के विकास की शुरुआत में प्राथमिक क्षेत्रक निभाई है, बाद में द्वितीयक और फिर अभी आप देख पा रहे होंगे तृतीयक। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, द्वितीयक में हम विनिर्माण या कारखाना और तृतीयक में हम सेवा वगैरह के कुछ उपयोग करते हैं। प्राथमिक का आप देखें, प्राथमिक क्षेत्र खेती का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो आप देखें, अगर हम बात करें खेती में तो इसमें कैसे विकास हुआ, कैसे आर्थिक सक्रियता की जो बात करते हैं वो कैसे आर्थिक सक्रियता यहां पर आ जाती है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हमने सिर्फ खेती का उदाहरण लिया और आर्थिक सक्रियता हमको देखने, पहले हम खेती का विकास देखेंगे फिर मैं सक्रियता आपको बताता हूं, है ना, कैसे हुआ यहां पर विकास। तो आप पाएंगे कि खेती का विकास हुआ तो सबसे पहले झूम नाम की एक खेती होती थी, या हम इसके भी पहले माने खेती थी नहीं, है ना, पहले खेती नहीं थी। कोई कृषि नहीं। फिर इसके बाद कौन सी कृषि आई, इसको हम कहते हैं झूम कृषि। फिर क्या आई, फिर कृषि आई, लेकिन कैसी, परंपरागत, जिसमें खास तौर से एक फसल का उपयोग करते हैं। अब कैसी आ गई, बहुविध फसल आ गई। और अभी तो वर्तमान में आप देख पाए पॉली हाउस और सब कुछ बना दिए गए हैं। तो ये फसलों का विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि आदमी सबसे पहले क्या कर सकता है, खेती करना आसान है कि कोई गाड़ी बनाना आसान है। खेती करना आसान है तो वो खेती करेगा। तो पहले कोई खेती नहीं थी, शुरुआत में कोई प्रकार की कोई खेती नहीं थी, लेकिन जैसे इंसान घूम घूम के परेशान हो गया, जब कोई खेती नहीं थी तो यहाँ पर इंसान का जीवन जो था वो आदि मानव टाइप का था, घूमता फिरता रहता था, घुमंतु था। फिर उससे क्या किया कि धीरे से एक खेती करना स्टार्ट की, इसको झूम खेती कहते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा, वो 2-3 साल के लिए, 2-3 वर्ष के लिए उसने रुकना स्टार्ट कर दिया। फिर एक परंपरागत खेती आ गई जिसमें वो एक ही जगह रहेगा लेकिन एक ही फसल बार बार करेगा, और फिर यहां पर कई सारी फसलें करेगा, वो 2-3 फसल पैदा करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा उसकी जरूरत की मांग के आधार पर हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था पर उसको लगा कुछ करना चाहिए तो उसने किया। फिर परंपरागत फसल खेती आई जिसमें एक फसल उगाते हैं वर्षा के मौसम में, खरीफ, और उससे जो आमदनी होगी तो हम अपना पेट पाल लेंगे, चूंकि हमें और जरूरत थी नहीं, मोबाइल चलता नहीं था, बैलेंस डलवाना नहीं है, गर्लफ्रेंड से बात करना नहीं है, व्हाट्सएप चलानी नहीं है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी नहीं है, यहां पर नहीं था। यहां तक आते आते सब आ गया, फेसबुक भी चलानी है, इंस्टा भी चलानी है, गाड़ी भी खरीदनी है, ट्रैक्टर भी खरीदना है, तो आपको ये सब चीजें कैसे आएंगी, ये सब चीजें खरीदने के लिए आपको धन चाहिए, और धन क्या है, आप सब खेती करते हैं तो खेती के लिए आपको सब्जी खरीदनी है, कभी आलू टमाटर का खाने का मन है, कभी कुछ खाने का मन है, कोई कपड़ा खरीदना है, तो कहां से खरीदेंगे, अपन तो खेती करते, तो हमें खेती में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 2-3 फसलें करना स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, पैसा मिलेगा। अब आप देखें यहां पर पहले कोई पैसा नहीं है, यहां पर भी कोई नहीं है, थोड़ी बहुत खाने की जुगाड़ होने लगी है, यहां पर आमदनी बढ़ी है थोड़ी सी, और यहां पर आमदनी और ज्यादा बढ़ गई है ना, रुपया की जो आमदनी है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो मतलब इसी कारण से क्या कह पा रहे हैं, अब देश का विकास भी तो ऐसे ही हुआ होगा, पहले देश ऐसा गरीब सा होगा, फिर धीरे से उगाया कुछ तो थोड़ी सा बड़ा देश होना स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी सा और उगाया तो और बड़ा होना स्टार्ट हो गया, फिर और उगाया तो और बड़ा स्टार्ट होना। मतलब देश में क्या हो रहा होगा, पहले सिर्फ खेती करते होंगे, सिर्फ खेती 2-4 लोग, फिर और थोड़ी सी करी तो धन और आया, फिर और धन आया, देश भी तो विकसित हो रहा होगा धीरे धीरे। तो देश के साथ देश के विकास में अहम योगदान किसने निभाया, खेती ने यहां पर अहम योगदान निभाया। क्लियर बात कि खेती यहां पर अहम योगदान निभा देती है।
तो अब कैसे हुआ ये, कैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का, तो जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, मतलब खेती का जो तौर तरीका है वो बदलता चला गया। अब कैसे बदला खेती का तौर तरीका, ये भी देख लेते हैं कि कैसे खेती का तौर तरीका बदला। देखो, खेती पहले परंपरागत थी, मतलब पहले हल से खेती करते थे, ये देख लिया, हल और बैल का उपयोग करते थे, मतलब क्या है, ये परंपरागत खेती का तरीका है। फिर धीरे से क्या हुआ, हमने यहाँ पर ट्रैक्टर का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा हम और कृषि का तरीका पढ़ा, यहाँ पर एक फसल करेंगे, यहाँ पर 2 फसल करेंगे, और मशीन आ जाएगी कि सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई दुरुस्त, तो 3 फसल करना स्टार्ट करेंगे। तो कृषि प्रणाली में बदलाव हुआ और इससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र समृद्ध हुआ। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा, ज्यादा पैसा मिलने लगा, ज्यादा क्रय शक्ति बढ़ने लगी। ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि हम क्या क्या उगाते हैं। तो ये तो फोटो अपन कई बार देख भी चुके हैं, कोई अपन को इतनी खास जरूरत फोटो की नहीं है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि खेती में पर्याप्त उत्पादन होने लगा, खेती बहुत मन से लोग करने लगे, बहुत देर तक खेती करने लगे, महीनों तक खेत में रहना स्टार्ट कर दिया, साल भर के काम हमारे पास आ गए। तो आप अब फ्री नहीं है। मान लीजिए कि आप थोड़ी से भी बड़े किसान हैं तो समय नहीं है, तो आप देखेंगे शिल्पी और व्यापारियों की संख्या बढ़ गई। मान लीजिए कि आपका खेत में आप खेती करते हैं, तो आपको सिंचाई पंप की कोई आवश्यकता है, तो वो मैकेनिक चाहिए हमें, कि हम नहीं कर पाते। दूसरा कि हम अब बार बार, मान लीजिए हमारा नमक खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, तो हम बार बार बाजार नहीं जा पाएंगे खरीदने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई दुकान आ जाए, तो व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। अब चूंकि हम खेती ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास धन ज्यादा आ रहा है बेचकर, तो हमारी क्रय विक्रय की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, और व्यापार तो हो ही रहा है। तो हमारी क्या होगा, यहाँ पर क्रय विक्रय की गतिविधियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े हुए हैं, ये वाले काम कर रहे हैं। इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार पाते थे। जैसे कृषि हो गए, कृषक मजदूर हो गए, या कृषक व्यापारी हो गए। कृषक मतलब किसान हो गया, कृषक मजदूर मतलब खेत पे काम करने वाला जो मजदूर हो गया वो मजदूर हो गया, और खेत का सामान खरीद कर कहीं और बेचने वाला वो व्यापारी हो गया। तो कृषक चीजों से या खेती से या कृषि से ही लोग अधिकांश जुड़े हुए थे। अब दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। पहला सेक्टर या पहला क्षेत्र हमने देख लिया कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। तो हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र पहले बिल्कुल नहीं था, फिर इतना तेज बढ़ा कि देश की आर्थिक गतिविधि की मुख्य या आर्थिक सक्रियता का मुख्य रूप प्राथमिक क्षेत्र था। फिर बाद में दूसरे सेक्टर आते हैं। तो हम दूसरे सेक्टर पर बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र पर। विनिर्माण क्षेत्र जो है वो एक नवीन प्रणाली है। विनिर्माण को आप क्या कहेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और एक ये नवीन प्रणाली है, न्यू सिस्टम है। मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत कारखाने अस्तित्व में आए, लेकिन ये प्रणाली 1 दिन में नहीं आ गई, 2 दिन में नहीं आ गई, 5 दिन में नहीं आ गई। इसे लंबा समय लगा, 100 वर्ष से अधिक का समय लगा, और उसके बाद ये प्रणाली क्या है, अस्तित्व में आ पाती है। जैसे आप देखें कपास से क्या हुआ, कपास से सूत बना, सूत से कपड़ा बना, और कपड़े से ये बन पाता है। ये विनिर्माण है। उद्योग में आप देखें कुछ भी उद्योग के अंतर्गत बनता है तो कच्चा माल यहाँ पर क्या होगा, खेती वाला होगा। चाहे आप आटा बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे लोहा बना लो, कुछ भी बनाना है आपको तो कच्चा माल जमीन से ही प्राप्त होगा। उसके बाद फिर आप इसको प्रोसेस करके कुछ इस तरीके का माल बनाएंगे और आगे बेच पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। कारण यह है कि कारखाने एकदम से स्थापित हो गए हैं, तो बड़ी संख्या में उनको काम करने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें कारखानों में धकेला गया। जो सब बातें हम इतिहास में पढ़े भी है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कारखाने से चीजें बनती हैं वो सस्ती होती थी, इस कारण से लोग उनका इस्तेमाल करने लगे, उनका उपयोग करने लगे, उनके काम में वो चीजें आने लगी। कुल उत्पादन में रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। वो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता बहुत थी, लेकिन अब विनिर्माण आ गया तो यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है और उत्पादन भी हो रहा है। इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। जब समय मिलने लगा तो कारखाना चलता रहा, अतिरिक्त समय में भी काम करने लगे। और यह अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित होने लगा। हमने प्राथमिक पर भी बात करी और द्वितीयक को भी देखा कि क्षेत्रकों का महत्व यहाँ पर परिवर्तित होने लगा, क्षेत्रक बदलने लगे, उनका महत्व बदलने लगा। भारत में 3 क्षेत्रकों की हमने बात की है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के बारे में जानते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जो होती है वो प्राकृतिक, और प्राकृतिक का कच्चा माल, प्राकृतिक का उत्पाद कच्चा माल बनेगा। द्वितीयक का मतलब यहाँ पर कारखाने होंगे, और तृतीयक मतलब सेवा।
तो अब बात आएगी आगे जाकर, अगले वीडियो आगे हम अपने वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे इनके सवाल कि कुल उत्पादन क्या है, रोजगार क्या था। तो ये सारी बातें हम आगे वीडियोस में प्राप्त कर पाएंगे। विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप भारत में क्या परिवर्तन हुए, तो हम वीडियो में आगे देखेंगे ये सारी बातें कि क्या परिवर्तन यहां पर रहे हैं। अब बात करेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के आधार पर। तो एक टेबल दी गई है और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक को बताया गया है। अब ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपको बताना नहीं पड़ेगा दोबारा, चूंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि प्राथमिक मतलब कृषि और सहायक और उसमें डेयरी वगैरह जो है और खनिज आ जाएगा। द्वितीयक में विनिर्माण मतलब कारखानों वाली बात आ जाएगी और तृतीयक में क्या आ जाएगा, तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ जाएंगे। तो हमारा जो टेबल दी गई है, आलेख दी गई है, तीनों क्षेत्रकों का उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। जो भी उत्पादन है इनका कुल वस्तु या सेवा के रूप में वो बताया गया है। 2 साल हमने लिए हैं 73-74, 2013-14, दोनों के बीच में लगभग 40 वर्ष का अंतर है। अंतर इस कारण से लिया है ताकि आपको ग्रोथ भी दिख सके और ये भी दिख सके कि कौन सा क्षेत्रक आजकल वर्चस्व में आ गया है। इनके आंकड़ों का उपयोग किया है, ये आंकड़े सही हैं, किसी प्रकार का हमने इस पे फरेब अरेब कुछ करने की कोशिश नहीं की है। तो 40 वर्षों में हम देखते हैं कि कितना उत्पादन हो पाया। दिख रहा, ये देख पा रहे हैं, दिख रहा है लाल, पीला, नीला, हरा, अरे 3 रंग तो दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर आप देखें कि ये उत्पादन की बात की जा रही है, करोड़ में लिखा हुआ है। 5 लाख करोड़ से स्टार्ट हुआ है और 60 लाख करोड़ तक ये जाएगा, है ना। यहां पर आपको साल मिलेंगे 73-74 और 2013-14। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक मतलब नीला कलर, द्वितीयक मतलब लाल कलर, तृतीयक मतलब हरा कलर। 73-74 में देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो नीला कलर है वो ज्यादा मोटा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सर्वाधिक उत्पादन कर रहा था, ये पहले नंबर पर था। फिर आप पाएंगे कि जो हरा कलर है वो दूसरे नंबर पर मोटाई है और जो विनिर्माण है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, मतलब उत्पादन में योगदान है। कुल उत्पादन आप देख पा रहे हैं लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का है, जिसमें से केवल 4 लाख करोड़ प्राथमिक का है। 1-2 लाख करोड़ आप देख पा रहे होंगे कि विनिर्माण का है और बाकी 2-3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास आप किसका देख पा रहे हैं, तृतीयक का देख पा रहे हैं। तो ये पहले था। तरक्की हुई है। तरक्की क्या बता रही है कि अगर हम 40 साल में देखें तो अब उत्पादन का मूल्य बहुत ज्यादा हो गया है। लगभग आप देख पाएंगे 57-58 लाख के 56-57 लाख करोड़ के आसपास। जहां हम 5 लाख करोड़ में बातें कर रहे थे वहां 57-58 लाख। तो कुल उत्पादन भी लगभग 10 गुना बढ़ गया है। अब क्षेत्रकों के आधार पर बात करें तो यहां पर हमने 73-74 में देखा, यहां प्राथमिक क्षेत्रक का वर्चस्व ज्यादा था, लेकिन यहां पर सेवा क्षेत्रक नंबर 1 पर आ गया। दूसरे नंबर पर यहां सेवा क्षेत्रक था, तो यहां पर दूसरे नंबर पर आपको विनिर्माण क्षेत्रक मिलेगा जिसको द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। तीसरे नंबर पर आपको प्राथमिक क्षेत्रक देखने को मिलेगा। मतलब 40 साल बाद स्थिति क्या बदल गई, सेवा का बड़ा महत्व हो गया, दूसरा कारखाने का और तीसरा कृषि का महत्व हमको देखने को आता है। जैसे आप पहले देखेंगे, पहले गांव के लोग कहा करते थे, एक कहावत चलती थी हम लोग के एरिया में, क्या कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। मतलब पहले ये कहते थे उस जमाने में खेती सबसे बढ़िया, फिर दूसरे नंबर पर व्यापार, मतलब ये कारखाना खोल देना, खेती सबसे बढ़िया, दूसरे नंबर पर कारखाना खोल देना, तीसरे नंबर पर सेवा, सर्विस, नौकरी करना, ऐसा कहते थे। आजकल क्या हो गया, उल्टा हो गया, सबसे बढ़िया सर्विस। आप सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर आप देख पा रहे हो कितना बूम पर है। तो ये समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। अब उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व के बारे में हमें बात करनी है, कैसे इसका महत्व बढ़ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस आ रहा है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में आप देखें सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्रक में देखें तो सबसे अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। 2013-14 में भारत ने प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा बन गया है। ये हमने देखा। क्या है तृतीय क्षेत्रक, सेवा प्रदान करता है, उत्पादन नहीं होता। सेवाएं हो सकती हैं इस प्रकार की, या परिवहन की, या बैंकिंग की, या डॉक्टरी की, कुछ भी सेवाएं हो सकती हैं। सेवाएं प्रदान आपको करता है। अब तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण आएगा, किसी भी देश में अनेक सेवाएं की जो मूलभूत सेवाएं होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, जैसे अस्पताल का होना, शैक्षिक संस्था का होना, डाक तार का होना, थाना कचहरी होना, नगर निगम होना, रक्षा की व्यवस्था होना, परिवहन, बैंक और बीमा कंपनी होना। ये आवश्यक सेवाएं हैं, होनी ही चाहिए, ये होती हैं। और इन सेवाओं को अधिकांश विकासशील देशों में कौन संभालता है, सरकार के द्वारा जिम्मा उठाया जाता है, सरकार इन सेवाओं को संभालती है। दूसरी बात करेंगे कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ है।
जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग क्या होगी, वैसी बढ़ती चली जाएगी। तो हमने कृषि और उद्योग के विकास की बात करी। तीसरा क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी कि हमें घूमने जाना है, कहीं खाने जाना है, कोई रेस्टोरेंट में जाना है, कोई मॉल में जाना है, कोई निजी अस्पताल में जाएंगे, बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, तो इन सब की भी डिमांड बढ़ेगी। इस कारण से भी तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ा है। नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में तो बहुत तेज परिवर्तन हुआ है, आप देख ही सकते हैं अगर शहर में रहते हैं तो। चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, बहुत तेजी से ये सेवाएं बढ़ रही हैं, तीव्र वृद्धि आपको देखने को यहां पर मिलेगी। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हुई है। मतलब ये बात ध्यान रखने के सेवा क्षेत्र में केवल एक सेवा नहीं है, कई प्रकार की सेवाएं हैं। तो सेवा क्षेत्र में सभी सेवाओं में वृद्धि नहीं हुई, कुछ में हुई है और कुछ में नहीं हुई है। कुछ की स्थिति आज भी बदतर है या खराब है, देखते हैं क्या है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है, मतलब नौकरी देता है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं सीमित संख्या में सेवा वाले, मतलब सीमित संख्या में जहां पर नौकरी मिल रही है वैसी सेवाएं, और जहां पर बहुत अधिक संख्या में लोगों को नौकरी मिल रही है, छोटी दुकानें, मरम्मत, ऐसे कार्य करने हैं, तो ये वो वाला काम हो गया। सीमित संख्या वाला क्या होगा, यहाँ पर कुशल और शिक्षित श्रमिक की आवश्यकता है, और इसमें क्या है, अकुशल और अशिक्षित रहते हैं। यहाँ पर वेतन अधिक मिलता है, इनको पैसा अच्छा मिलता है, तो इस कारण से भी ये कहा गया है कि सीमित संख्या वालों का स्तर अच्छा है। अब बात करते हैं जिनकी संख्या ज्यादा है लेकिन इनका ये अकुशल है, अशिक्षित है, इनके साथ क्या होता है। इनको वेतन कम मिलता है, बड़ी मुश्किल से जीविका का निर्वाह कर पाते हैं। इन सेवाओं में ये लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं होता, कोई मौका नहीं होता कहीं जा पाए, तो इस कारण से लगे हुए हैं। इस कारण सेवा क्षेत्र के कुल भागों का महत्व बढ़ गया है ना, मतलब केवल कुछ भागों का महत्व बढ़ा है, कुल का नहीं बढ़ा है। मतलब टोटल सभी भागों पर बात नहीं करेंगे, कुछ भागों का ही महत्व यहां पर बढ़ा हुआ है। क्लियर बात, चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे अधिकांश लोग कहां नियोजित है ना। नियोजित का मतलब क्या होगा कि नौकरी कहां कर रहे हैं, कहां एम्प्लॉयड हैं, मतलब किसने इनको नौकरी दी है। तो चूंकि हमने बात करी अभी तक तीन क्षेत्रकों के बारे में हमने पढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र, नौकरी का मतलब क्या है, वो कहां से रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको रोजगार कहां से प्राप्त होता है, उस पर हमें चर्चा करनी है। हमने तीन क्षेत्रक पर बात करी है, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, ये तीन क्षेत्रक है। पहले को हमने प्राथमिक क्षेत्रक कहा था, पहले को हमने प्राथमिक क्षेत्रक कहा था, दूसरे को द्वितीयक कहा था और तीसरे को तृतीयक कहा था। ठीक है, तीसरे को तृतीयक कहा था। अब प्राथमिक को हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, आप जानते हैं कृषि और सहायक क्षेत्रक भी इसको कहा जाता है। ये वाली बात भी हम कर चुके हैं कि क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। दूसरे को विनिर्माण क्षेत्रक या कारखाना क्षेत्रक या उद्योग क्षेत्रक भी कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं कि क्यों कहा जाता है। और तीसरे को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं। अब हमें बात करनी है कि इन तीनों में से कौन सा क्षेत्रक है जो वो लोगों को रोजगार ज्यादा दे रहा है। मतलब हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्रक है जो लोगों को रोजगार ज्यादा दे रहा है। पहले में लोग ज्यादा काम करने में, मतलब लोगों की संख्या किस क्षेत्रक में ज्यादा है जहां से वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। हम दो तरीके से बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम रोजगार के माध्यम से, और आगे जाकर हम बात करने वाले हैं कि भाई कहां पर उसका जो अभी हम रोजगार की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि भाई रोजगार में भी देखना और उत्पादन में भी देखना, और फिर हमें देखना है कि भाई रोजगार उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो उतनी क्यों नहीं हुई जितनी उत्पादन में, उतनी रोजगार में क्यों नहीं। तो ये सारी बातें हम देखेंगे ना, रोजगार देखेंगे, उत्पादन देखेंगे, उत्पादन और रोजगार की वृद्धि के बारे में भी हमें बात करनी है। क्लियर बात। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हमने जाने हुए थे, क्या था। प्राथमिक मतलब जो कृषि और उससे जुड़ा, द्वितीयक कारखाना और तृतीयक सेवा क्षेत्रक कहलाता है, ये हम जानते हैं क्या है। तो यहां पर हम देखें तो आलेख नंबर 2 जो दिया गया है वो सकल घरेलू उत्पाद में। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है ये भी हम जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है, हमें पता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सकल घरेलू और उत्पाद। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि सबसे पहली चीज तो इसमें अंतिम उत्पाद है ना, अंतिम उत्पाद और सेवा की कीमत शामिल होती है। अंतिम उत्पाद और अंतिम सेवा को शामिल करते हैं, करते हैं कि नहीं। और ये अंतिम उत्पाद और अंतिम सेवा किसकी हो सकती है, इसमें मतलब कौन कौन से क्षेत्रक शामिल करेंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, ये तीनों हमारे शामिल होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक को शामिल करेंगे, उनके अंतिम उत्पाद और अंतिम सेवा के मूल्य को शामिल यहां पर किया जाता है। क्लियर।
अब 40 वर्षों का जो अंतर जी टेबल में आप देखेंगे 73-74 की बात की गई है, 2013-14 की बात की गई, मतलब 40 वर्ष का अंतर है। तो इस पर बदलते महत्व को आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। आप देखेंगे नीला कलर प्राथमिक को बताएगा, लाल कलर द्वितीयक को बताएगा और हरा तृतीयक को बताएगा। ये क्षेत्रक जो बता रहे हैं ये उत्पादन में या हम सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी पर बात कर रहे हैं। तो आप देखें प्राथमिक क्षेत्रक की जो हिस्सेदारी है 1973-74 में लगभग 40% के आसपास है। और अगर आप पाएंगे कि जो तृतीयक क्षेत्रक है लगभग 48% के आसपास है, ये लगभग 40% के आसपास है, यहां से देखकर मैं बता रहा हूं, है ना। और ये कितना है, लगभग 12% के आसपास है। मतलब पहले नंबर पर हिस्सेदारी किसकी हो गई, तृतीयक की, दूसरे नंबर पर प्राथमिक की और तीसरे नंबर पर किसकी हो गई, द्वितीयक की। मतलब सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किसका था, पहले तृतीयक का था, फिर प्राथमिक का था, फिर द्वितीयक का था। 40 साल बाद क्या बदला, 40 साल बाद ये बदला कि तृतीयक क्षेत्र में जो वृद्धि हो गई वो और ज्यादा हो गई। आप देख पा रहे होंगे यहां पर 40 और लगभग आप देख पाएंगे 67-68% के आसपास की वृद्धि आप यहां पर देख पाए। मतलब इतना हो गया योगदान। तो आप देख पा रहे हैं वृद्धि बढ़ गई, पहले 48% था, 67 था, अब ये बढ़ गई। अब चूंकि आपके पास 100% है तो कुछ घटे होंगे। घटे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र आपका घट गया है। आप देख पा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र लगभग 12% के आसपास बचा है, जो लगभग 40 हुआ करता था। इसका सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो घट गया है। विनिर्माण भी बढ़ गया है। विनिर्माण जो 12 था वो लगभग 22-24 के आसपास से बढ़ जाता है। इस पर भी उत्पादन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इसके महत्व को हम प्रत्यक्ष तरीके से देख पा रहे हैं, कैसे यहां पर परिवर्तन हुए, कैसे बदलाव हुए, हमने देखा। भारत में अधिकांश लोगों में एक उल्लेखनीय तथ्य है ना, भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि अगर सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ तो रोजगार में भी परिवर्तन होना चाहिए। मतलब अगर तृतीयक क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ा है तो तृतीयक क्षेत्र में रोजगार भी उतनी तेजी से बढ़ने चाहिए। लेकिन ये बात हुई नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। ये हम देख पाएंगे आरेख नंबर 3, मतलब टेबल नंबर 3 से। ये चित्र हम 3 देखेंगे जो 1977-78, 2017-18 का डाटा हमको बताता है। तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी ये बताता है। आज प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र बना हुआ है। आप देखेंगे 1970-78 में लगभग 70% लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। 11% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, विनिर्माण में, और 18% लोग तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। अब देखें आप 70-78 से 17-18 का समय आया, लगभग 40-50 साल के आसपास का समय आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसमें आप देखते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर ये वृद्धि हो गई है किसकी, तृतीय क्षेत्र की 18 से 31%। विनिर्माण की भी हो गई है 11 से 25, और घट कौन गया है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन आज भी आप देख पाए कि बड़ा डब्बा किसका है, प्राथमिक का। मतलब आज भी रोजगार सबसे अधिक कौन दे रहा है, सर्वाधिक लोग कहां से अपनी जीविका चला पा रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से चला पा रहे हैं। इसको कैसे समझना है कि तीनों क्षेत्रक हैं हमारे पास। अगर हम बात करें तीनों क्षेत्रक हैं हमारे पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रक हैं। अब हर एक क्षेत्रक है ना, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, हर एक क्षेत्रक का उत्पादन में हिस्सेदारी है। अब उत्पादन को हम कहां देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में देखते हैं। और दूसरी हिस्सेदारी की, ये उत्पादन करने में कितने लोग लगे हैं, मतलब रोजगार क्या है, रोजगार के अवसर क्या होने चाहिए, वो इसमें शामिल है। तो ये हमें देखना होगा। तो अब ऐसे ही हमने तीनों में देखा, और हमने जब 70-78 से 1977-78 से हमने डेटा लिया 2017-18 के है ना, 2017-18 के आसपास का डेटा हम लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि शुरुआत में भी प्राथमिक क्षेत्र, अगर हम केवल उत्पादन पर बात करें तो उत्पादन पर बात करते हैं तो उत्पादन में सबसे पहले तृतीयक था, फिर प्राथमिक था, फिर द्वितीयक था। लेकिन ये परिवर्तन हुआ कि भाई उत्पादन के मामले में तृतीयक बड़ा हो गया, फिर द्वितीयक हो गया, फिर प्राथमिक हो गया। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में पहले भी नंबर 1 प्राथमिक था और आज भी नंबर 1 प्राथमिक है। पहले दूसरे नंबर पर तृतीयक था, आज पहले तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर तृतीयक था, आज तीसरे नंबर पर तृतीयक है, या दूसरे नंबर पर तृतीयक है आज भी, और द्वितीयक में भी बढ़ा है। प्राथमिक का अगर हम 1970-78 के आसपास की बात अगर देखते हैं, है ना, अगर हम 1970-78 के आसपास की बात देखते हैं तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, तो आप यहां पर देखें कि यहां ये प्राथमिक क्षेत्र 71 है, जो घटकर कितना हो गया, 44। लेकिन ये 44 के बराबर आज के टाइम में कोई है क्या, कोई नहीं। तो आज भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक है जो सर्वाधिक रोजगार देता है, मतलब लोग उससे जुड़े हुए हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब रोजगार का ऐसा क्षेत्रक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ जैसा हम तृतीयक में देख पा रहे हैं।
तृतीयक एकदम से बढ़ गया बहुत तेजी से। रोजगार क्यों नहीं बढ़ा, इसका सवाल, इसका जवाब क्या है? आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र घट गया और द्वितीयक और तृतीयक की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा रोजगार में क्यों नहीं हुआ? रोजगार क्यों नहीं स्थानांतरित हुआ? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त अवसरों का सृजन क्यों नहीं हुआ, इस पर हमें बात करनी है। आप देखें इनको हम कहेंगे कैसा, ये आपके हो गए द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक की नौकरी करने वाले और ये हो गए प्राथमिक क्षेत्रक में नौकरी करने वाले। तो हम यही कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे क्यों नहीं हुए, ये ऐसे काम क्यों नहीं करने लगे, इनको यहां पर काम क्यों नहीं मिला, इस पर हमें बात करनी है, इसके ऊपर हमें जानना है। रोजगार और उत्पादन में वृद्धि पर अगर बात करते हैं तो हम दो सेगमेंट, चूंकि हमें प्राथमिक क्षेत्र तो पता है क्या है तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। हम पहले द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक पर बात कर लें। औद्योगिक क्षेत्रक को आप द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं और सेवा क्षेत्रक को आप तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक जहां पर कारखाना होता है, कारखाने में हम चीजों का उत्पादन करते हैं फिर बाजार में बेचते हैं। उत्पादन में वृद्धि 3 गुना से अधिक है, आप वृद्धि जो देख पाएंगे 3 गुना से अधिक आपको देखने को मिलेगी। और रोजगार में वृद्धि लगभग 3 गुना, मतलब आप देखें उत्पादन 3 गुना से ज्यादा और रोजगार 3 गुना, मतलब रोजगार थोड़ी सा कम रोजगार में कम वृद्धि हुई है उत्पादन की तुलना में। तृतीय क्षेत्रक में देखेंगे, सेवा क्षेत्रक में तो उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है जबकि रोजगार में 5 गुना। ये कम से कम 12 गुना तो करते आप ताकि रोजगार ज्यादा मिल पाता, लेकिन इतना नहीं हुआ। कारण क्या है इसका, तो इस पर हमें चर्चा करनी है। आप देखेंगे परिणाम था कि देश के जो कुल श्रमिक हैं उनकी स्थिति क्या है। कुल श्रमिक जो पाएंगे आप वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पाते हैं कि आधे से अधिक लगभग 50% श्रमिक आपको यहां देखने को मिलेंगे। और द्वितीयक तृतीयक में इन दोनों क्षेत्रकों को मिला दें, जिनका अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो जीडीपी में योगदान 70% के आसपास हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि रोजगार जो है वो 50% से कम लोग काम कर रहे हैं। श्रमिक का मतलब काम करने वाले सभी लोगों को श्रमिक की कैटेगरी के अंदर हम मान लेते हैं। तो यहां पर 50% से लोग काम कर रहे हैं जबकि 2 क्षेत्रक हैं और केवल 1 क्षेत्रक कृषि में 50% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब जो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, इसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 1/6 भाग मतलब 1/6 है। और जो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक है इसका योगदान लगभग 5/6 है। आप पाएंगे कि इसका योगदान ज्यादा है। इसका योगदान कम क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता के हिसाब से उत्पादन नहीं कर रहे, या दूसरी बात यह हो सकती है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दोनों चीज क्षमता के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो निकलो आप, तो आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उत्पादन अगर इनमें से कुछ लोगों को निकाल कर कहीं दूसरी जगह ले जाएं तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। इसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। 2 हेक्टेयर असिंचित का मतलब समझ रहे हैं, जिसके पास पानी का कोई साधन नहीं है, सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। तो वो कैसी खेती करेगी, खरीफ वाली, मतलब वो ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगा लेती है। परिवार में 5 लोग हैं और पांचों के पांचों साल भर खेत में काम करते हैं। क्या पांचों के पास पर्याप्त काम होगा, इतना काम कर पाएंगे? क्यों करते हैं, पहली चीज तो ये है। क्यों करने के पीछे मतलब क्यों का जवाब यह है कि रोजगार का दूसरा ऑफर ही नहीं, दूसरा मौका ही नहीं, इस कारण से करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, सबके पास काम है। तो इसको क्या कहते हैं, उनका श्रम प्रयास विभाजित है। कोई सिंचाई करता है, कोई कटाई करता है, कोई बिवाई करता है, कोई सुबह खेत पर चला गया, कोई शाम पर चला गया, मतलब पूरे दिन काम नहीं करते, थोड़ी थोड़ी काम करते रहते हैं। तो श्रम उनका विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत काम नहीं कर रहा, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है, छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है कि आपको व्यक्ति काम करते हुए दिखता है लेकिन वो काम एक्चुअल में करता नहीं है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमताओं से कम काम करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ये अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। क्या है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई काम नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। जो बेकार बैठा है हमको साफ समझ में आता है कि बेकार बैठा हुआ है, फालतू आदमी है, लेकिन इसमें हमको लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसके पास एक्चुअल में काम नहीं है, वास्तविकता में काम नहीं हो, उतना कमाता नहीं है। इसलिए इस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहलाती है। अब एक भूस्वामी सुखराम को हम लेते हैं।
अपनी जमीन पर काम करवाने के लिए वह लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा अतिरिक्त आय हो जाएगी, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा। छोटे से भूखंड पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है, 2-3 लोग काम कर सकते हैं। 2 लोगों के चले जाने पर कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो समझ में आई बात? 5 कर रहे थे तब भी उत्पादन वही था, 2 चले गए तब भी उत्पादन वही है। तो इस कारण से 2 लोगों की बेरोजगारी क्या थी? छिपी हुई थी। वहां पर लग रहा था काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे थे। 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम कर सकते हैं, इससे परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वो लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि जिनके परिवार में लोग ज्यादा हैं, खेती कम है, या उनके परिवार के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी आप देखेंगे। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन जस का तस रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी, इससे उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, वो अच्छा खा पी पाएंगे, पढ़ पाएंगे, अच्छा पैसा होगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। अल्प बेरोजगारी क्या है? तो दूसरे क्षेत्रों में भी ये अल्प बेरोजगारी हो सकती है, केवल प्राथमिक में है ऐसा जरूरी नहीं है, द्वितीयक में, तृतीयक में, सब में ये अल्प बेरोजगारी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में अगर आप देखें तो हजारों अनियमित या अनियत श्रमिक ऐसे हैं, अनियत या अनियमित श्रमिक ऐसे हैं जिनको रोज काम नहीं मिलता, दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं, रोज काम ढूंढते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो घर आ जाते हैं। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन वो बेरोजगार है, मतलब वो बेरोजगारी जो है वो छिपी हुई है, स्पष्ट दिखती नहीं, इस कारण से इसको अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जिसे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत का कार्य करने वाले असुविधाजनक विषम परिस्थिति में काम करने लगते हैं, मजबूरी है काम करना पड़ेगा, उसमें से किसी को रोजाना काम नहीं मिलता। सेवा क्षेत्र सड़कों पर ठेला खींचते, कुछ चीजें बेचते हुए पूरा दिन बीत जाता है लेकिन उतनी कमाई नहीं होती जितने से घर चल पाए। आप देख पा रहे हैं रिक्शा वाले को, तो ये स्थिति होती है। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई बेहतर विकल्प नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उनको काम करना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति है ना। अब हम क्या बात करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं अतिरिक्त रोजगार के सृजन के बारे में। तो हम अतिरिक्त रोजगार देखेंगे तो आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। अब ये स्थिति कैसे खत्म होगी? जब हम कृषि में उत्पादकता बढ़ा देंगे, काम बढ़ा देंगे, आय के साधन बढ़ा देंगे तो ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि हम खेती कर रहे हैं, साथ में 2 भैंस पाल ली, तो 3 लोग खेती कर रहे हैं, 2 लोग भैंस का काम कर रहे हैं, चारा ले जाना, दूध बेचना। तो ऐसा अगर करेंगे आप तो क्या होगी? बेरोजगारी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला, लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, ये सब बातें हमें जाननी होंगी कि लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे करेंगे, है ना। तो ये भी हम जानेंगे यहां पर कैसे करें। कुछ तरीके हैं, तरीका देखते हैं क्या है। लक्ष्मी और उसके परिवार के पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है ना। लक्ष्मी और उसके परिवार के पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण ले लेते हैं। लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। भूमि की सिंचाई के हेतु से एक कुएं का निर्माण करना है ना। असिंचित का मतलब क्या? उनके पानी का साधन नहीं है तो कुएं का निर्माण करेंगे। इसके लिए वो सरकार से कुछ मुद्रा व्यय, सरकार क्या कर सकती है? कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है, या फिर वो बैंक से ऋण लेकर भी काम कर सकते हैं। लक्ष्मी अपनी भूमि पर सिंचाई करने में अगर सक्षम होगी तो रबी के मौसम में फसल उगाएगी, गेहूं का उत्पादन होगा, इससे उसकी आय बढ़ेगी और 2 लोगों को अतिरिक्त काम भी मिल जाएगा। क्योंकि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिन मतलब बीज डालने, पानी देने, खाद डालने, कटाई तक रोजगार प्रदान कर देती है। तो इससे क्या होगा? अन्य 2 सदस्यों को जमीन पर रोजगार मिल जाएगा, जमीन में रोजगार मिल जाएगा। तो हमें खेत पर कुआं बना लेना चाहिए। कई खेतों की सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया गया। इस तरीके से बांध बनाएंगे, नहर निकालेंगे ताकि सिंचाई खेत जो है वो सिंचित हो जाए। लोग एक फसल ना लेकर केवल खरीफ की जो फसल लेते थे वो रबी की भी लेने लगे, जायद भी लेने लगे, उत्पादन उनका बढ़ जाए, उनके परिवार के लोग उसमें लगे रहें। इससे क्या होगा? अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। अल्प बेरोजगारी की समस्या इससे क्या होगी? अपने आप कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
लक्ष्मी और उसके जैसे कई किसान लेते हैं कि मान लीजिए पानी आ गया तो उत्पादन अच्छा होगा, वो अच्छा उत्पादन लेने लगे हैं पहले की तुलना में, तो अच्छा उत्पादन होगा तो ये उत्पादन को उनको बेचना पड़ेगा, इसके लिए उनको परिवहन की आवश्यकता होगी। और अगर सड़कें अच्छी होंगी तो छोटे ट्रक यहां तक आएंगे, इनका माल ले जाकर सीधे मार्केट में बेचेंगे तो इनको पैसा भी मिलेगा, बिचौलियों का रास्ता भी बंद होगा जो हमारे बीच हमारा माल खरीद के शहर में बेचते हैं, तो बीच में जो हमसे प्रॉफिट कमा लेते हैं वो भी खत्म होगा यहां पर। तो अच्छे परिवहन की व्यवस्थाएं भी हमें यहां पर करनी चाहिए। तो ये सरकार करती है कि अच्छे परिवहन की व्यवस्थाएं करेगी, इससे क्या है उनको फायदा होगा। सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो छोटे ट्रक गांव तक घरों तक पहुंच जाते हैं। इससे फिर फायदा किसानों को होता है कि वो अपना माल ट्रकों में लादकर सीधे बाजार में भेजते हैं। लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज का सीधा विक्रय कर सकते हैं बाजार में, इससे उनको अधिक फायदा होता है। किसानों को उत्पादक रोजगार, परिवहन और व्यापार, इन सब सेवाओं को मिला देते हैं तो इनसे रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आप देखें यहां पर कि अगर हम बात करें, ये चित्र आप देखें, ये चित्र आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि गेहूं का उत्पादन हुआ तो ट्रक आ गया, मान लीजिए ये ट्रक आ गया यहां पर, अब यहां पर इसमें क्या है, इसको बोरी लादनी पड़ेगी। बोरी कैसे लादेंगे, तो कोई लादने वाला लगेगा, गाड़ी चलाने वाला लगेगा, गाड़ी लगेगी तो यहां से ले जाकर कहां ले जाएगा, यहां। तो कुछ अतिरिक्त सेवाओं का सृजन हो जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि परिवहन, व्यापार और किसानों का उत्पादक रोजगार, ये मिलकर क्या है, इसमें इनकी सेवाओं, मतलब परिवहन और व्यापार में सेवाओं में लोग लगे, किसान उत्पादन कर रहे हैं, इनसे क्या होगा, रोजगार उपलब्ध होंगे किसानों को, या जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध होंगे, तो फिर वो अतिरिक्त आय कर पाएंगे। जैसे आप देखें लक्ष्मी, इनको क्या जरूरत है, पानी, और पानी के अतिरिक्त आप देखें बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, पानी के पंप सेट, अच्छा बीज चाहिए, खाद चाहिए, कृषि के काम करने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, पानी का पंप सेट चाहिए, और इन सब के लिए पैसे की जरूरत होगी। अब ये पैसे की आपूर्ति कैसे करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, अपना जादू की छड़ी तो है नहीं कैसे घुमाया बोले वो बन गया पैसा उठा लिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो पैसे की आपूर्ति होगी कर्जे के द्वारा, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा दो जगह से आप ले सकते हैं, दो तरीके हैं कर्जे लेने के, एक तो साहूकार द्वारा आप कर्जा ले सकते हैं जो आपके गांव में रहता है, और एक कर्जा आपके बैंक द्वारा भी हो सकता है। साहूकार के द्वारा कर्जा अगर आप लेंगे, यहां पर कर्जा आपको जल्दी मिल जाएगा लेकिन ब्याज की दर बहुत ज्यादा होगी। बैंक से कर्जा लेंगे तो हो सकता है 2-5 दिन 10 दिन का समय लग जाए, लेकिन ब्याज की दर यहां पर उचित मिलेगी। साहूकार ये कर्जा लिया, परेशानी बढ़ाएंगे, बैंक से कर्जा लिया तो सुविधा बढ़ाएंगे, आपको सुविधाएं बढ़ जाएंगी। कैसी, पैसा लेने से क्या सुविधाएं बढ़ेंगी, जो सुविधाएं बढ़ेंगी मतलब क्या होगा, सबसे पहली चीज तो पैसा कम ब्याज पर उपलब्ध है, तो हम कुछ ऐसी चीजें खरीद पाएंगे जिनकी समय रहते जरूरत है, चीजों को उचित समय पर खरीद पाएंगे, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, जुताई करवानी है या कोई भी चीज समय रहते खरीद पाएंगे। भूमि पर खेती करने में सक्षम होंगे। सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। साख मतलब क्या है, क्रेडिट की बात कर रहे हैं, है ना, क्रेडिट की बात की जा रही है यहां पर कि आप उत्पादन करें। सस्ते मतलब कम ब्याज पर कृषि साख उपलब्ध हो ताकि लोग क्या कर पाए, पैसा उधार ले पाए बैंक से, जैसे कोई बीज खरीदना है, कभी खाद खरीदना है तो काम चल जाए। इससे कृषि में सुधार में ये सब क्या होंगे, कृषि सुधार में सक्षम, कृषि सुधार में ये सब क्या होंगे, सक्षम होंगे, सहायता देंगे। अन्य तरीके क्या है, अन्य तरीकों में जैसे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कस्बा। क्या कह सकते हैं, कस्बा। कस्बा क्या होता है, शहर और गांव के बीच का जो होता है, कहना वो शहर जैसा होता है ना गांव जैसा होता है, वो कस्बा कहलाता है। तो कस्बे या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाएं, सेवाओं की पहचान करें और उन्हें बढ़ावा दें, जहां बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है, वो काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि किसान जो है वो मटर और अरहर जैसी फसलें, दाल वाली फसलें पैदा कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप इनको खरीदें, इनका प्रसंस्करण करें। प्रसंस्करण करेंगे तो शहरों में बेच पाएंगे। प्रसंस्करण के लिए मील ही वहीं डाल दें गाँव में। अगर आप एक छोटा सा मील डाल देंगे, दाल मिल लगा देंगे, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ आप प्रसंस्करण करके उसे बड़े शहरों में बेच पाएंगे, निर्यात आयात कर पाएंगे, तो इससे आपको फायदा होगा। एक और चीज है कि शीत भंडारण गृह, जिसको आप कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, यह भी प्रसंस्करण का एक अच्छा उदाहरण है। किसान जब आलू, प्याज या ऐसी कोई फसलें ज्यादा उगा लेता है और दाम अच्छे नहीं होते तो इनको कोल्ड स्टोरेज में इस तरीके से रख देगा, इस तरीके से रख देगा, जब बाद में अच्छी कीमत आएगी तो उसको बेच लेगा। तो ये भी क्या है, आपका प्रसंस्करण का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसे प्रसंस्करण का एक अच्छा उदाहरण कहते हैं कि भाई इस तरीके से भी हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें छोटे क्षेत्रों में या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में करनी चाहिए।
वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांव में हम शहद संग्रह केंद्र खोल सकते हैं। शहद संग्रह केंद्र मतलब जो वन क्षेत्र है वहां पर किसान को भी हम सिखा सकते हैं कि आप इस तरीके से शहद का, मधुमक्खी का पालन करें। चूंकि शहद किसान नहीं बनाएगा, शहद बनाएगी मधुमक्खी, उसका काम है। आपको निकालते आना चाहिए तो आप बेच पाएंगे, तो आपको अतिरिक्त आय हो जाएगी। किसान वनों से शहद प्राप्त करेंगे और उसको फिर बेच सकेंगे, तो इसके लिए शहद केंद्र खोल दिए जाए। सब्जियां और कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सकता है, इनका भी प्रसंस्करण करें, टमाटर का, आलू का, ताकि क्या हो, हम उनको दूर दूर तक बड़े बड़े शहरों में बेच पाए। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति उद्योगों में रोजगार प्रदान करेंगे ना। यह जो हमने चीजें की हैं, ये क्या करेगी, यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में क्या होगा, रोजगार प्रदान होगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आय ज्यादा आएगी, मतलब कृषि से निर्भरता कम होगी यहां पर। तो ये बात यहां की गई है। क्लियर? तो अब देखो बात करेंगे अतिरिक्त रोजगार का हमें जो सृजन करना है, चूंकि हमारा टॉपिक या हम जो सब हेडिंग पढ़ रहे हैं अतिरिक्त रोजगार का सृजन। तो अभी तक हमने देखा कैसे सृजन करेंगे। तो आपने देखा पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने देखा शहद खरीद लेना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बढ़ावा दे देना, ये बातें हमने करी। इलाका सिंचित कर देना, शीत भंडारण ग्रहण बना देना, ये सारी बातें हमने देखी हुई थी यहाँ पर। अब एक और चीज देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र में या ऐसे जो सर्विस सेक्टर उनमें कैसे हम बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं, अगर भारत की जनसंख्या आप देखें तो उसमें से 60% पॉपुलेशन ऐसी है ना, 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या कर रही है, 60% पॉपुलेशन 5 से 29 वर्ष की है। और इस 5 से 29 वर्ष की 60% जनसंख्या में से केवल 51% स्कूल जा पाते हैं। मतलब इस 60% का 51% मतलब माने कि हम आधा कर देंगे इसका, तो 30% के आसपास लोग स्कूल जा पाते हैं, मतलब शेष स्कूल नहीं जा पाते। क्या करते होंगे, तो फिर मजदूरी करते होंगे, श्रमिक बन जाते होंगे, लेबरगिरी का काम करते होंगे, मजदूर श्रमिक बाल मजदूर बन जाते होंगे। तो फिर स्कूल कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, ये समस्याएं यहाँ आ रही थी। तो अगर हम देखें यहां पर, यदि ये बच्चे विद्यालय जाते हैं तो हमें बहुत सारे कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें बहुत सारे भवनों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर पूरी क्षमता से अगर स्कूल जाते हैं सभी लोग जाएंगे तो उनको पढ़ाने वाले बच्चों की, उनको सुविधाएं प्रदान करने वाले लोगों की और भवनों की आवश्यकता होगी। अगर हम योजना आयोग या वर्तमान के नीति आयोग की माने तो उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि इस शिक्षा क्षेत्र में अकेले केवल शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है अगर सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में इतनी कमी है कि शिक्षक और दूसरा स्टाफ इतना कम है, पूरे भारत में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, स्वास्थ्य भी हमारा बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर गांव में अस्पताल खोले, हर कस्बे में अस्पताल खोले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, ताकि हर व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं के पास पहुंच सके, हर व्यक्ति के पास तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके, वो उनका फायदा उठा सके। तो अब जब हर व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा, है ना, जब हर व्यक्ति को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा, तो वो भाई कैसे मिलेगी, रोबोट तो है नहीं, भगवान तो नहीं, तो आपको लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, और लोगों पर नौकरी पे रखेंगे तो क्या होगा, उनको अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, मतलब रोजगार का सृजन हो गया। इन कुछ तरीकों से रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे अगर हम शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर लेते। क्योंकि अगर आपने क्लास 9th पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जनसंख्या पर जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है ना, एक जैसी पूंजी होती है उसी तरीके की मानव पूंजी का निर्माण हो जाता है। तो हम क्या कह पा रहे हैं, इसी अगर आप ये सारी चीजें स्वास्थ्य और शिक्षा सब पर ध्यान देते हैं तो इन दोनों बातों से हम विकास के कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने में भी सक्षम हो पाएंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है, हर एक राज्य के अंदर होती है। कैसे, उस राज्य के अंदर पर्यटन उद्योग होगा, उस राज्य का शिल्प उद्योग होगा, उस राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी होगा। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक धरोहर, कुछ घूमने की जगह होंगी, तो पर्यटन को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय शिल्प को बढ़ावा देकर, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर इन नवीन सेवाओं के माध्यम से वो और अधिक रोजगार का सृजन कर सकता है। पर्यटन को अगर आप माने तो ये 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है, 100% लाभ आपको देता है, मतलब नुकसान आपको नहीं करता। देखिए 100% लाभ क्यों देता है, 100% लाभ के पीछे का कारण ये है
है ना, 100% लाभ क्यों देगा? तो आप जैसे मान लीजिए ताजमहल जाते हैं, तो ताजमहल आपसे क्या लेता है? कुछ नहीं। आप गए ताजमहल, पैसा दिया, तो उसने तो कुछ लगाया नहीं ना, पूरा पैसा उसने कमाया। तो क्या होगा? 100। ऐसे ही अगर आप अलग अलग जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में लोग प्राकृतिक पर्यावरण के लिए जाते हैं, प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाते हैं, उत्तर में लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं, राजस्थान में लोग किले देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे अगर आप अलग अलग जगह जाएंगे तो पर्यटन से भी आपका अतिरिक्त सृजन होगा। क्योंकि क्या होगा, अब जब लोग आएंगे तो होटल चलेगा, टैक्सी चलेगी, कार चलेगी, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, पान वाला चलेगा, गाइड चलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही क्षेत्रीय शिल्प और सूचना प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय शिल्प मतलब उस क्षेत्र की क्या विशेषता है शिल्प कला या हैंडक्राफ्ट के मामले में, तो उसको प्रमोट करेंगे। तो इन सब नवीन सेवाओं के माध्यम से वहां उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, अकेले नहीं चला सकते। जैसे पर्यटन हो गया या कुछ भी, सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन में सुधार होने पर 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। अगर पर्यटन में सुधार कर देते हैं तो ये अतिरिक्त रोजगार यहां पर बन सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में समय लंबा लग सकता है, काफी देरी के बाद या काफी लंबे समय बाद इनको हम अमल में ला सकते हैं, तुरंत नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिनका हम द्रुत उपाय चाहिए, मतलब तुरंत वाले उपाय चाहिए, जिनसे हम कुछ करें और हमारा 2-4 साल के अंदर ही असर दिखने लगे, रोजगार बढ़ने लगे। केंद्र सरकार ने भी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है ना, एक काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, ताकि क्या हो सके, वो काम सब व्यक्तियों को मिल सके, लोगों को काम मिलेगा, उनको काम के बदले पैसा मिलेगा, तो फिर उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। जैसे ये काम का अधिकार कहां बनाया गया है? गांव के अंदर दिया गया है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था की गई है। तो जैसे जो किसान होता है वो अपने खेत पर भी काम करता है, और जो स्कीम चलाई गई इसके तहत वो मजदूरी भी कर लेगा, तो उसको पैसा भी मिलता रहेगा। तो ये काम का अधिकार क्या है? इस काम के अधिकार को या इस कानून को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस 2005 के अधिनियम के तहत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की बात की। अब 100 दिन का रोजगार आपको मिले, मान लो 300 350 का रेट चलता है वहां पर, इतना काम मिल गया तो कितना हो गया? 35,000 की जुगाड़ होगी। खेती कर रहे हैं साथ में 35,000, तो क्या हो गई? अतिरिक्त कमाई हो गई हमारी। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, असफल रहती है, तो बेरोजगारी का वो भत्ता देती है। ये जो काम है प्रधानमंत्री, ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो काम होगा, वो खास तौर से ऐसे काम होंगे जो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, वो खास तौर से ऐसे काम किए जाएंगे। क्लियर बात? तो खास तौर से इस तरीके के काम करेंगे जिसको आप महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि असंगठित और संगठित रूप से क्षेत्रकों का विभाजन क्या है ना। हम बात करने वाले संगठित और असंगठित रूप से क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करेंगे। मतलब जो आर्थिक कार्य हैं उनको हम देखेंगे कहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको सुविधाएं मिल रही, कहां पर नहीं मिल रही। इस आधार पर हम इन क्षेत्रकों को 2 तरीके से बांटेंगे, संगठित और असंगठित तरीके से बांटेंगे। संगठित क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र क्या है, कहानी के माध्यम से समझेंगे, होते क्या है, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आपका काम पक्का है तो आप संगठित हैं, काम कच्चा है तो असंगठित है। पक्का मतलब रोज काम मिलता है, रोज काम है, पैसा मिल रहा है तो पक्का मतलब संगठित है। रोज काम नहीं मिलता, दहाड़ी मजदूरी करते हैं तो कच्चा है। उनके काम करने की शर्तें क्या है, कोई नियम है जिनका रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है, ये सारी बातें देखेंगे तो हम इसे संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांट सकते हैं। चलिए बात करते हैं कांता की। कांता की कहानी उठाते हैं। कांता की कहानी के बाद एक और कहानी लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। कांता एक कार्यालय में काम करती है, सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है ना, अपना वेतन पाती है, और उसके अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। दूसरी शर्तें भी लिखी गई थी कि नौकरी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये उसको दी गई थी। कांता का ऑफिस यहां पर काम करती है। अगला उदाहरण लेते हैं कमल का। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक की किराना दुकान, जिसे ये काम करा, नजदीक की किराना दुकान पर दैनिक मजदूरी करता है। 7:30 बजे दुकान पर जाता है, रात को 8 बजे। देखो समय इसका देखो आप, कांता का 9:30 5:30, इसका देखो आप 7:30 और 8। तो अब देख पा रहे हैं समय बहुत इसको देना पड़ रहा है।
उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, सवेतन कोई अवकाश नहीं मिलता, उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया है। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है, उसको काम छोड़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले कांता का जो हमने उदाहरण दिया था, तो कांता किस क्षेत्रक में काम करे? संगठित क्षेत्रक में। क्या होता है संगठित क्षेत्रक? ऐसा कोई उद्यम या कार्य स्थान इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, उसको आप संगठित क्षेत्रक कहेंगे। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। नियम, विनियम और उपनियम जो भी होते हैं सबका पालन करना। तो जैसे आपने कोई कारखाना खोला है तो आपको कारखाना अधिनियम का पालन करना पड़ेगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करना पड़ेगा, उससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते। सवेतन अधिनियम, सेवानुदान जो अधिनियम है उसका पालन करना होगा। दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जो है इनका पालन आपको करना होगा। संगठित क्षेत्र में काम करने पर कई सारे लोगों को अलग अलग फायदे भी होते हैं, हम बात करेंगे। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि स्वतः काम करते हैं, परंतु वे अपने आप को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियम और विनियम का अनुपालन करते हैं, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र कहेंगे। संगठित क्षेत्र के लाभ पर अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे रोजगार सुरक्षा, पहली चीज, एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा, एक निश्चित समय तक आप काम करेंगे वो आशा, अधिक काम के लिए अतिरिक्त वेतन भी आपको मिलेगा, ये संगठित क्षेत्र की बात है। अतिरिक्त लाभ या कुछ अन्य लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी मिल जाना, अवकाश काल में भुगतान हो जाना, पेंशन की व्यवस्था हो जाना, चिकित्सीय लाभ मिल जाना, भविष्य निधि मिलना, सेवा अनुदान होना, कारखाना मालिक को ये पेयजल और एक अच्छे वातावरण की व्यवस्था करना, ये अन्य लाभ आपको जो आपका संगठित क्षेत्रक होता है उसमें मिलते हैं। अब बात करेंगे असंगठित क्षेत्रक की, तो इसके विपरीत कमल जो है वो असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहा है। असंगठित क्षेत्रक क्या है? ये छोटी छोटी बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती हैं। कुछ भी कर लिया, कुछ भी काम कर दिया, छोटे छोटे 2-4 लोग का काम हो गया, घर में कोई काम करवाना है, गड्ढा खुदवाना, ये सब यहाँ पर जो काम करते हैं वो असंगठित, पुताई करवाना, ये सब असंगठित क्षेत्रक है। क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका कोई पालन नहीं करता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। कभी जैसे दिवाली देखेंगे तो पुताई करने वालों की भरमार आ जाएगी, एकदम से काम मिलेगा, लेकिन दिवाली जाने के बाद काम नहीं मिलेगा। तो जब काम नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई पैसा वैसा उनको नहीं मिलेगा। लाभ जो इनको प्राप्त नहीं होते, तो अतिरिक्त समय में काम करने पर उनको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता, सवेतन छुट्टी नहीं मिलती, जो अवकाश सबको मिलते त्योहार की वो अवकाश नहीं मिलते, बीमारी के कारण छुट्टी नहीं होती, रोजगार सुरक्षा नहीं होती, कब नौकरी से निकाल दिया जाए कब भगा दिया जाए पता नहीं होता। ये सारी बातें मिलती नहीं, और अगर मिलेंगी भी तो केवल नियोक्ता के ऊपर निर्भर होंगी। नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयर होगा आपका, उस एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर होगी कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। वो नहीं देना चाहेगा तो आप ले नहीं सकते, वो भगा देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्यों में स्वतः नियोजित होते हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक में लगते हैं ना, मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। जैसे किसान काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ी तो मजदूरी पर कुछ पैसा देके श्रमिकों को लगा लिया। तो मतलब क्या हो गया कि असंगठित क्षेत्रक बहुत बड़ा है संगठित क्षेत्रक की तुलना में, इसमें भारी संख्या में लोग हैं लेकिन उनकी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। अब बात करेंगे कि असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, उनको बचाया कैसे जाए, उनको संरक्षित कैसे किया जाए, बात उसकी करनी है। संगठित क्षेत्रक अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, मतलब यहां पर रोजगार वृद्धि की जो गति है वो धीमी है। मतलब ये बहुत आसानी से रोजगार उपलब्ध नहीं कराता, बहुत मांग होगी तब वो वैकेंसी निकालेगा, तब वहां पर भर्ती हो पाएगी। नहीं तो वो क्या करता है कि उसके यहाँ कोई काम है तो वो भी क्या करता है, असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करवा लेता है। मतलब कोई काम है, सफाई का टेंडर दे दिया, उस करवा दिया कंपनी से। तो संगठित क्षेत्रक भी असंगठित क्षेत्रक के तरीके से काम करता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है, वे ऐसी रणनीति इस कारण से बनाते ताकि कर से बच सके, श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुपालन करने से बच सके, इस कारण से वो ऐसा करते हैं। क्योंकि उनके यहाँ पर जो ऑन रोल होगा, उनके यहाँ काम करता होगा, उसको वेतन भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, और जो दूसरे फायदे हैं वो भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कोई असंगठित क्षेत्र से लगा लिया तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए संगठित क्षेत्रक भी असंगठित जैसा कार्य करने लगे हैं, असंगठित के रूप में कार्य करने लगे हैं। अगर देखें कि असंगठित क्षेत्रक जो है उनमें प्रायः मजदूरों का शोषण होता है, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, उचित मजदूरी नहीं मिलती, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है, इसमें उन्हें ना तो कोई उन्हें लाभ मिल पाता है, कोई लाभ उनको नहीं होता है।
1990 से यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र बहुत अधिक श्रमिक अपना मतलब संगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बहुत अधिक मजदूर अपना रोजगार खोते चले जा रहे हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और दोबारा भर्तियां नहीं कर रहे हैं। जो लोअर लेवल पर होती हैं भर्तियां नहीं कर रहे। कारण क्या? क्योंकि अगर भर्ती करेंगे तो उनको फिर पैसा देना पड़ेगा, उनको फिर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जो अन्य लाभ होंगे वो देने पड़ेंगे, तो इस कारण से भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। पहले तो निकाल दिया और भर्ती नहीं कर रहा है, तो जिनकी नौकरी नहीं लग पाई, जिनको निकाला गया, वो मजबूर हो गए असंगठित क्षेत्र मतलब दहाड़ी मजदूरी, दैनिक वेतन पर काम करने के लिए। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है, ताकि मतलब मानवता उनके साथ बनी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आय ठीक रहे, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ये लाचार या ये असंगठित क्षेत्र के लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन लोग जो कृषि मजदूरी करते हैं, वो छोटे और सीमांत किसान जिनकी जमीन छोटी है लेकिन आय उनको अतिरिक्त चाहिए तो उसके लिए मजदूरी करते हैं वो लोग, फसल बटाईदार, जमीन नहीं है लेकिन दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करने वाले लोग, और कारीगर जो बुनकर मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, बढ़ई जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, सुनार जो सोने का काम करते हैं, ये सब क्या है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शहरी क्षेत्रों में कौन से लोग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तो लघु उद्योगों के श्रमिक जो होंगे वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक जो होंगे ना, निर्माण के काम में, जैसे घर बनना है वहां पर, व्यापार मतलब बोले पल्लेदारी कर दो, दुकान में काम कर लो वो, परिवहन में कंडक्टर हो गया, क्लीनर हो गया, हवा पंचर बनाने वाला हो गया, ये सब क्या है? इस तरीके के जो मजदूर हैं वो क्या है? सब आपके असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले लोग क्या होंगे? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सिर पर बोझा ढोने वाले है ना, जो सामान यहां से वहां करते हैं, वो सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले, ये सब कुछ असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो इनको फायदा तो मिलता नहीं है, आपको पता है ना, तो इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। जो लघु उद्योग है शहरों में, लघु उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। तो इनसे हम आशा कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, थोड़ी बहुत तो उनको रियायत दो। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। संरक्षण इनको कैसा चाहिए? इनको स्वास्थ्य की सुविधा फ्री हो जाए, शिक्षा फ्री हो जाए और काम का अधिकार मिल जाए, तो ये संरक्षण हो गया। इतने में इनका काम चल जाएगा। इनको बहुत वैसा नहीं चाहिए कि बोले 2-2 बोरा सोना दे दो, ये नहीं मांग रहे हैं। ये मूल आधार चीजें जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसी चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें चाहते हैं। तो अगर ये मिल जाती हैं तो फिर इनको अच्छा हो जाएगा, इनके बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, इनके परिवार के लिए अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात? चले आगे। अब ये बहुसंख्यक श्रमिक जो इतनी संख्या में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक हैं, ये हैं कौन और आते कहां से हैं? तो अधिकांशतः गांव से आते हैं या दबे कुचले तबके से होते हैं। इसमें अगर आप देखें, अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें सामान्य तौर पर एससी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे सामान्य तौर पर एसटी शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, और पिछड़ी जातियों के लोग ये मजदूर बनते हैं, श्रमिक बनते हैं, और ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। अनियमित तौर पर अनियमित और कम मजदूरी पर काम करते हैं, तो इनको मजदूरी उतनी नहीं मिलती, तो इनका जीवन स्तर ठीक नहीं हो पाता। सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। समाज में आपने छुआछूत और दूसरे भेदभाव देखे होंगे, तो ये एससी और एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होते हैं। सामाजिक भेदभाव भी इनके साथ हो जाता है। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र है ना, उनको संरक्षण और सहायता की आवश्यकता, ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। आर्थिक सामाजिक करेंगे तो राजनीतिक भी हो जाएगा, फिर धार्मिक भी हो जाएगा, फिर सब तरीके का विकास होता रहेगा, लेकिन इनका आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इनको संरक्षण की आवश्यकता है। अब बात करेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्र के ऊपर, जिसमें हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर बात करेंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पर बात करते हैं। क्या होता है स्वामित्व आधारित? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, कौन मालिक होगा कौन नहीं होगा, मालिकाना हक के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका होता है जो स्वामित्व के आधार पर होगा। मतलब आपकी संपत्ति या जो उद्यम आपने लगाया है उसका मालिक कौन है, परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उसके आधार पर हम बांटेंगे। जैसे एक को हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरे को हम कहते हैं निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, सरकार के मालिकाना हक सरकार के पास है। उदाहरण के तौर पर रेलवे और डाकघर आप देख सकते हैं।
निजी क्षेत्र मतलब स्वामित्व जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास या कंपनी के हाथों में होगा। उदाहरण के तौर पर टाटा आप देख लीजिए या रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब सवाल ये है कि दो क्षेत्र बांटे क्यों गए, क्योंकि निजी क्षेत्र काम करेगा लाभ के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र काम करेगा लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए। तो भारत जैसे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी लोगों तक सेवाएं पहुंच पाएंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना है, मतलब कि जो भुगतान होगा वो कंपनी के मालिक को होगा या उस व्यक्ति को होगा जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, वो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है और उस पर जो व्यय होता है वो व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करते हैं, जो कर हमें लगते हैं उनसे या अन्य तरीकों से वो भरपाई कर लेते हैं। सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? देखो, सार्वजनिक में इसलिए व्यय करना पड़ता है, सार्वजनिक इसलिए जरूरी है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति दिन भर में 5 रुपए भी नहीं कमाता, तो क्या उसको बुखार आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट ना हो, इलाज तो करवाना पड़ेगा। उसको खाना नहीं मिला, पिछले 3 दिन से भोजन ना मिले तो करना पड़ेगा। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी है। वो भारत के जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनको सभी सुविधाएं मुहैया करा। जिनके पास पैसा है वो निजी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनका क्या होगा? तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। तो इसके महत्व को भी हम इस टॉपिक के साथ समझ रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च होते हैं और निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होता है। चूंकि अगर वो लाभ कमाकर बेचेंगे तो बहुत महंगा हो जाता है। यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी ऊंची कीमतें वसूलते हैं, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बिजली आदि का अगर वो निर्माण करते हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो बहुत पैसा वो आपसे लेंगे। कि अब अगर मान लीजिए हमने पानी निजी क्षेत्र से लिया, उसने हमसे बहुत पैसा लिया, तो उत्पादन की लागत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है, सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है, सभी लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है, बिना समर्थन के वो बढ़ नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अभी निजी क्षेत्र उन उत्पादनों, व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए कि बिजली का रेट एकदम से बढ़ा दिया और कारखाने कई बिजली से चलते हैं, तो उत्पादन की मूल्य की वृद्धि हो गई, तो फिर जो माल आएगा उसकी वृद्धि हो जाएगी। अनेक इकाइयां, विशेषकर छोटी इकाइयां, इससे क्या होंगी? जो कि आप दाम बढ़ा देंगे तो बेच नहीं पाएंगे, बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो बंद हो जाएगी। यहां सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है ना। सरकार जो है, सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन करने के लिए और वितरण के लिए कदम उठाएगी, वो स्टेप लेगी जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। मतलब वो बोलेगी कि भाई सरकार ने बिजली, जैसे डैम है जो सरकार बनवाती है, क्यों? क्योंकि अब जो वो बिजली देगी वो इस रेट पर देगी जो उद्योग चाहता है। क्यों ऐसा देगी? क्योंकि उद्योग लगने से, बड़ा उद्योग लगने से उस आसपास के इलाके का डेवलपमेंट हो जाता है, आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता है, उद्योग के अंदर या उद्योग के बाहर कुछ ना कुछ काम चलने लगता है, इसलिए सरकार सस्ते में उपलब्ध करवाती है। सरकार लागत का कुछ अंश वहन भी करती है, कुछ खर्चा भी वो वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और उसे गोदाम पर भंडारित करती है उचित मूल्य पर। मान लीजिए 2000 रुपए क्विंटल खरीदा और 2000 रुपए क्विंटल खरीदने के बाद उसको गोदाम में रखा तो खर्चा हुआ, और फिर जब राशन की दुकान पर बेचते हैं तो आपने सुना होगा 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, यहां पर 20 रुपए किलो खरीदा और उपलब्ध। क्यों ऐसा क्यों करे सरकार? ताकि किसानों को भी उनके माल की उचित कीमत मिल सके और जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ताकि उनका पेट पल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है, दोनों को मदद करती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर होती है, सरकार उनकी जिम्मेदारी लेती है। क्लियर? इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा। मान लीजिए स्वास्थ्य प्राइवेट कर देंगे, शिक्षा प्राइवेट कर देंगे, तो भारत में निरक्षरता का दर और बढ़ जाएगा, कुपोषण का दर और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में महंगा होता है। सरकार क्या है? सरकार स्वास्थ्य और स्कूल जो है, मतलब अस्पताल और स्कूल जो है, प्रॉफिट में नहीं चलाती, हमेशा लॉस में ही चलाती है, उसको उतनी कमाई नहीं होती। लेकिन फिर भी क्यों स्कूल खोलती है, क्यों अस्पताल खोलती है? ताकि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, हर एक व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था हो सके, हर एक व्यक्ति पढ़ सके।
समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सरकार का कर्तव्य है। इस कारण सरकार उपलब्ध कराती है। मूल कर्तव्य में भी है ना, आपके जो आपके नीति निर्देशक शब्द हैं उनमें भी है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आप देखेंगे शिक्षा स्वास्थ्य की बातें अपन करते हैं। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग जो हैं या अनपढ़ लोग हैं उनकी संख्या बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना पढ़ाना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। निरक्षर की भी है और हम गरीब भी बहुत हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। तो अगर प्राइवेट हुआ तो फिर समस्या आप जानते हैं कि हो सकती है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनमें से 1/4 तो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कुपोषण मतलब उनको पोषण वाला भोजन नहीं मिला तो उनका शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाया। इसके लिए सरकार ने, हमने देखा था कि खरीदेगी महंगा, बेचती सस्ता, ताकि हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, वो पोषित रह सके। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा में देखा कि 40 है, मध्य प्रदेश में देखा 48 है। शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में अधिक है। कई सारे निर्धन भागों में यह आपको मृत्यु दर अधिक देखने को मिलेगी। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत होती है ना। भोजन और पोषण मतलब खाना मिले और पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि हम कुपोषित ना हो सकें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश की पूर्णता उपेक्षित भागों की देखभाल करे। सरकार करती भी ऐसा नहीं है कि नहीं करती, सरकार करती भी है। अब बात करेंगे हम सारांश के ऊपर। समरी, चूंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो एक बार समरी देख लेते हैं, थोड़ी सी है ना। इसको आप पढ़ बस लेंगे तो काम हो जाता है। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने का अध्ययन किया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब यह है कि जहां पर हम कृषि उत्पाद या प्रकृति या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं, वो प्राथमिक के अंतर्गत, जिसको हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं प्राथमिक को। द्वितीयक जहां पर हम कारखाना लगाएंगे, कारखाना लगाने के बाद हम यहां पर विनिर्माण या निर्माण करेंगे, तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक या विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन नहीं होता, सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इस कारण से इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। भारत के विगत वर्षों में आपने देखा 20-30-40 साल में आपने देखा कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार में आज भी, रोजगार देने के मामले में आज भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मिलता है। मतलब जो हम बात करेंगे जो उत्पादन में या जीडीपी में भागीदारी में जो तरक्की हुई है, वो रोजगार में तरक्की नहीं हो पाई, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। अतिरिक्त रोजगार के सृजन के बारे में हमने बात करी, क्या क्या हमें करना चाहिए। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं कि भाई असंगठित और संगठित। संगठित मतलब जो सरकार के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं उनमें काम करते हैं, उनके काम के घंटे नियमित होते हैं, उनके काम के तौर तरीके नियमित होते हैं, वेतन नियमित होता है, टाइम पर पदोन्नति वेतन वृद्धि होती है, साथ ही साथ उनको छुट्टियां मिलती हैं और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती, ऐसी कोई व्यवस्था उनको नहीं मिलती। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन भी किया था। हमने जाना था कि क्या होना चाहिए, साथ ही साथ जो असंगठित क्षेत्र है उनको कैसे हम बचाएं, उनकी क्या मदद की जाए, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा हो जाता। हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन यहां पर कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और ये हाई क्वालिटी एजुकेशन में बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन देती है, आपसे कोई पैसा नहीं देती। हमारे वीडियो आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स या मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पर। तीनों जगह आपको वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। किसी प्रकार का कोई पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना होता है, ना ही कुछ खरीदना है, ना ही कुछ आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाने हैं, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, आप देखेंगे सीबीएसई में स्कूल वाले हम चलाते हैं हिंदी इंग्लिश में, हम एनटीएससी ओलंपियाड, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और फिर डिफरेंट और अलग अलग कोर्स चलाते हैं जिनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। यहाँ पर आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें पाएंगे, हमारी उपस्थिति है वहाँ पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट होकर लिख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, और आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिए, हमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।